आज ना ये सुबह मॉर्निंग में ना मैंने ये सब मार्किंग्स करके ना ग्रुप में डाल दिया था, मतलब लेवल्स वगैरह। हाँ जी वो देखे थे उन्होंने। हाँ, तो विवेक ने ये ट्रेड लिया था आज, यहाँ से ये रिजेक्शन हुआ ये वाला, तो उसने कैप्चर कर लिया। ये यहाँ से रिजेक्शन हुआ, चैनल को ब्रेक कर दिया इसने, सीधा यहाँ पे टच हुआ। ये वाला ट्रेड इसने मिस कर दिया था, मतलब कोई भी ले सकता था यहाँ चैनल के ऊपर सपोर्ट लेके, फिर ये वापस इधर टच करने गया, उसके बाद यहाँ से डबल टॉप बना, वहां से रिजेक्शन हुआ और डाउन। अभी सही फॉल हो रही है। अगर विवेक तुम पहले नहीं निकालते तो जल्दी सही हो जाता। अरे क्या पारस क्या बोल रहे हैं? बहुत ज्यादा सही हो जाता। फियर ऑफ लॉस यहाँ पर आता है, फियर ऑफ लॉस आया था यहाँ पर कि जितना बन गया फिर उतना भी क्यों छोड़ना है। हाँ ये भी है, जितना आ गया ठीक है, क्योंकि इसको अगर पता ही होता तो फिर पूरे नहीं, या फिर अगर दो लॉट होते ना तो ट्रेल कर सकता था। राइट नहीं, फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं तो देख रहा हूँ कि मतलब मोस्टली ट्रेडर्स तो बहुत सही कर रहे हैं अपने ग्रुप में ही। एक हम ही रह रहे हैं पीछे, थोड़ा सा कुछ नहीं, चल वो रही है थोड़ा जीवन में दिक्कतें। टाइमिंग वगैरह का इशू होता है थोड़ा ना, वो रहता है ना ऑप्शंस में थोड़ा। स्टार्टिंग में मतलब ट्रेडर को थोड़ा डर तो लगता ही है यार, क्योंकि एकदम से या तो प्रॉफिट हो जाता है, ये लॉस हो जाता है। राइट बाकी थोड़ी सी ये भी है ना मनु कि थोड़ा सा पर्सनल सिचुएशन थोड़ी सी अलग चल रही है, तो इस वजह से मैं वो भी टाइम नहीं दे पा रहा, तो बट लेकिन ठीक अच्छा है। अच्छा हाँ अच्छा जी अच्छा। हाँ ये भी है, कुछ पर्सनल इश्यूज भी होते हैं ना। जी। चलो, क्रूड में ये मार्किंग कर दी थी, ये पूरा फॉलो करके गया, यहाँ डबल टॉप बनाया, रिजेक्शन, ये फिर टेस्ट किया, और फिर अब दोबारा ये इस जोन में आ गया। हेलो मनु एक्चुअली ब्रो। मैं, हाँ, हेलो, हेलो मनु ब्रो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा पारस, अरे आ गए तुम चेन्नई? हाँ, मैं अभी मीटिंग से है तो इसलिए आज चेन्नई आया। ओके। बस ये आज सेशन बहुत इम्पोर्टेंट था इसलिए मैं स्किप नहीं कर सकता था। अच्छा, आप शुरू कर दिया क्या मनु ब्रो वो वाला ओआरबी वाला? और भी, हाँ और भी कर लेंगे। अभी मैं जस्ट यही बता रहा था कि मॉर्निंग में ना मैंने अच्छा ये सब ड्रॉ करके डाला था ग्रुप में, तो वही बता रहा था कि ये जो चार्ट था ना, सारे चार्ट्स इसी को फॉलो कर रहे थे, मैंने बस दिन में डाल के छोड़ दिया था। तो ये क्रूड में जो ट्रेड्स बने थे, ये ट्रेड्स बने थे, यहाँ पे ये चैनल बना हुआ है, तो जब क्रूड ओपन हुआ था यहाँ से रिजेक्शन लिया इस पॉइंट से, फिर टोटली डाउन इसी रेंज में आया, यहाँ से एक बाय का ट्रेड बना था, तो बाय का ट्रेड यहाँ से ले सकते थे, टारगेट ये वाला, फिर ये डबल टॉप, रिजेक्शन, और फिर इसने ये सब ब्रेक कर दिया। ये एक्चुअली एक छोटा सा ना फेल्ड पैटर्न भी है, फेल्ड ब्रेकआउट, क्योंकि ये इसने ना पिछले टॉप को ब्रेक किया है, बट वो ये है कि ये यहाँ पे ट्रैप करके ना डाउन निकल गया पीछे, और ट्रैप ट्रेड तो वैसे ही बहुत फास्ट आते हैं, ये वाला ट्रैप ट्रेड बना था, और क्योंकि इसने ये चैनल को ब्रेक किया था, तो चैनल को ब्रेक किया तो दोबारा वापस ट्रैप करके ये वापस चला गया। तो जनरली ट्रैप ट्रेड में तो फास्ट मूवमेंट्स ही आते हैं ऐसे, तो कहीं ट्रैप ट्रेड मिलता है ना तो उसमें थोड़ा सा हम बिगर रेंज कैच कर सकते हैं। क्रूड में तो काफी बनते हैं, क्रूड और नेचुरल गैस में ये ट्रैप वाले, इस सीरीज इधर पैटर्न्स होते हैं, और काफी काफी सारे काफी बड़े पॉइंट्स मिल जाते हैं। और दूसरा क्या होता है कि क्रूड नेचुरल गैस में ना इवनिंग में ज्यादा बड़े मूवमेंट्स आते हैं इनमें। ये भी 7 o'clock के आसपास ये ट्रिगर हुआ था यहाँ पे ट्रेड, और ये भी 7:30 के आसपास, मतलब वही इवनिंग में ही आते हैं इसमें मोस्टली ना ये बड़े मूव्स। और
एक्चुअली मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये ना अपने लेवल्स वगैरह, ये जितने भी चार्ट्स है ना, ये सब फॉलो करते हैं। मतलब कोई चल रहा है तो चैनल में चल रहा है, ऊपर से ये रिजेक्शन ले रहा है, फिर डाउन में सपोर्ट ले रहा है, फिर रिजेक्शन ले रहा है, सपोर्ट, फिर यहाँ पे ट्रैप बना, फिर आप टच किया वही चैनल को, फिर चैनल से फिर ये डाउन, फिर दोबारा सपोर्ट पे, फिर ये जो हम पैटर्न पढ़ रहे थे ना, तो ये वाला डबल टॉप वाला पैटर्न बन गया और ये सीधा डाउन आ गया। यहाँ भी एक ट्रैप ट्रेड बना था, क्योंकि इसने ना ये ब्रेक किया था अपने इसको, हाई को, जो इसने ओपनिंग रेंज वाला ये बनाया था ना, तो उसको ये ब्रेक कर दिया था, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस डाउन। अब मुझे पता नहीं है टेम्पलेट शायद शेयर हो जाती है सबसे कि वरना तो मैं मार्किंग करके टेम्पलेट ही शेयर कर दूंगा। जब भी मैं करता हूँ तो वो सबके पास होगी, टेम्पलेट शेयर हो तो जाती है ट्रेडिंग की। नेचुरल गैस फ्यूचर्स, इसमें भी यही मार्किंग करके छोड़ दिया था सुबह, वही अब सुबह से मॉर्निंग से कुछ भी टच नहीं किया मैंने। ये अपने लेवल्स को फॉलो कर रहा है, यहाँ ओपन हुआ, फिर गैप गैप अप हुआ, ये फिर यहीं से रिजेक्शन लिया, वापस इसी जोन में आया, दोबारा अपसाइड, फिर यहाँ से एक छोटा सा ट्रेड बना था शॉर्ट का, फिर दोबारा यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ लॉन्ग का ट्रेड बन गया। तो सेम गोल्ड में भी ऐसे ही था। मीन्स ये मैंने मॉर्निंग में लेवल्स मार्क कर दिए थे। ये ओपनिंग हुई, यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ रेंज बनी, रेंज के बाद अपसाइड, डबल डबल टॉप, ठीक है, उसके बाद फेलियर, फेलियर के बाद तो ये सीधा डाउन ही आ गया। मोस्टली ना ये वाले पैटर्न्स अच्छे होते हैं, जो दोबारा जहां से रिजेक्शन लेता है ना, तो रिजेक्शन करके वापस ही उधर कोई डबल टॉप वगैरह बनाता है ये, या ब्रेकआउट फेलियर होता है, वहां पे बहुत फास्ट मूव आ जाता है। जैसे गोल्ड का बहुत फास्ट मूव आया। सिल्वर में भी बना था। सिल्वर में भी डाउन हुआ, ये ब्रेक हुआ, फिर ये वाला टारगेट दोबारा से उसको रिटेस्ट करने गया वहीं पे सप्लाई को, वहां से फेल होके डाउन, कंटिन्यूएशन पैटर्न। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पहले से ही जैसे ये मार्किंग हम कर लेते हैं ना, और ये सब मुझे पता है कि यहाँ यहाँ पे आएगा तो प्राइस यहाँ रुकेगा, फिर उसके बाद यहीं पे सप्लाई बनी हुई है, क्योंकि इसी जोन से ये सपोर्ट था, और जब इसने ये ब्रेक किया तो चेंज ऑफ पोलैरिटी हो गया, मतलब जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया, उसी उसी को ब्रेक करके पहले इसी जोन पे आके स्टॉप हुआ जहां पे सपोर्ट था, फिर वहां से बायर्स ने प्राइस को पुश किया, और जो पहले सपोर्ट था उसी को रिटेस्ट करने आया, मतलब यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब करने आया, यहीं से रिजेक्शन लेके डाउन। एक्चुअली क्या होता है कि जब क्योंकि सारा जो पॉइंट है ना सारा ट्रेडिंग का, वो लिक्विडिटी पे ही चलता है और सप्लाई डिमांड पे चलता है। तो इसका रीजन यही है कि प्राइस जनरली यहाँ क्यों आते हैं और ये रिजेक्शन वाले ट्रेड्स क्यों इतने अच्छे होते हैं जब ये पुल बैक ऐसा करते हैं। तो इसका रीजन यही होता है कि एक बार जब प्राइस नीचे जा रहा है ना, तो यहाँ पे अ, जो लिक्विडिटी को वो ग्रैब करने आता ही है। मीन्स अगर उसको फॉल होना है ना, तो
वही कॉन्सेप्ट है कि बड़े प्लेयर्स को अपने ऑर्डर्स को प्लेस करना पड़ेगा और उसके लिए बायर्स चाहिए। अगर ये सेल ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, बायर्स कहाँ मिलेंगे जब दोबारा ये प्राइस को अपसाइड में पुल बैक करते हैं। तो एक बार ये रिटेस्ट वगैरह करने आते ही हैं, ये यहाँ रिटेस्ट किया, फिर जैसे ये रेंज बनी हुई थी तो रेंज का ब्रेकडाउन हुआ तो ये डाउन साइड चला गया। इसमें ना एक चीज नोट करने वाली है कि जो रेंज बनती है ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और जो डायरेक्शन होता है ट्रेड का, जैसे यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हो गया, तो इन केस कोई डायरेक्ट ब्रेकडाउन में नहीं जा सकता, जैसे कई बार क्या होता है ब्रेकडाउन फेल हो जाते हैं, तो ये जो रिटेस्ट वाला होता है ना और उसमें रेंज बन के, ये वाले ट्रेड्स काफी अच्छे होते हैं। इनका जो सक्सेस रेशियो है ना काफी हाई है, प्रोबेबिलिटी काफी हाई रहती है इनकी। तो ये वाले ट्रेड्स में ना लॉस होने के चांसेस काफी कम होते हैं इसमें। मींस प्राइस डाउन जा रहा है, फिर वापस कहीं लिक्विडिटी को ग्रैब किया, रेंज बनी हुई है प्रॉपर, और वहां से फेल हुआ तो डाउन। एक्चुअली ये बियर फ्लैग ही बना हुआ है ये उल्टा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि या तो रेंज बने या डबल टॉप ट्रिपल टॉप वगैरह बना के वो डाउन जाए, या फिर डबल बॉटम बना के अपसाइड में जाए। तो वहां पे ना चांसेस काफी हाई होते हैं सक्सेस ट्रेड आपकी डायरेक्शन में मूव करने के। और वहां पे क्या है कि आपको ना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, वो प्राइस वहां से निकलेगा और फास्ट एकदम डाउन साइड जाएगा, चॉपीनेस नहीं दिखाएगा वो आपको। ठीक है, तो मोस्टली आज सब जगह ना यही शॉर्ट के ट्रेड बने हुए थे। मॉर्निंग में इक्विटी ने रन दिया, वो गैप अप हुआ था, तो आज ये सब डाउन है, गोल्ड वगैरह ये भी इसी, इसने चैनल ब्रेक कर दिया था, गोल्ड अच्छा चैनल में चल रहा था, चैनल में था गोल्ड, आज गैप डाउन हुआ, ये स्ट्रॉन्ग गैप डाउन हुआ। तो यहाँ पे इसने टेस्ट किया, ये पिछला क्या था कि यहाँ पे गैप अप हुआ था, तो गैप डाउन होके यहीं इसने टेस्ट किया, फिर उसके बाद ये यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था, इसी जोन में आ गए वापस। ठीक है, तो एक बार जब इसने दोबारा ये इसी जोन को ये रिटेस्ट करने गया ना, यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब करने सेम जोन में, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है, उसी को ये रिटेस्ट करने गया है। तो ये जब यहाँ से फेलियर होता है ना, ये वाला पैटर्न अच्छा होता है, वापस उसी जोन में गया जहां से फॉल आया, उसी जोन को दोबारा एक दो बार टेस्ट किया, यहाँ तो इसने डबल टॉप बनाया है, और उसी के फेलियर पे अगर जब हम कंफर्मेशन पे इस वाले कैंडल पे अगर जो ये रेंज एम एम का ब्रेकडाउन हुआ है ना, वहां अगर हम ट्रेड लेते हैं उसमें हमारा कंफर्मेशन काफी हाई रहता है, ये ट्रेड्स काफी अच्छे जाते हैं। मींस यहाँ पे कंफर्म हो गया कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, उसी जगह पे वो लिक्विडिटी ग्रैब करने आया, एम पैटर्न बना ये। ठीक है, तो ये काफी अच्छे पैटर्न रहते हैं ट्रेड करने के लिए। इसमें ना फेलियर के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि दो बार टेस्ट कर लिए, वापस जनरली प्राइस नहीं आता। अगर किसी ने स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया ऊपर, वापस हिट नहीं करेगा वो। क्रूड में भी सेम यही था, क्रूड में भी डाउन था। ये आपका ओपनिंग रेंज से चैनल को टेस्ट किया, दोबारा से यहाँ से बाइंग आई, क्योंकि बार बार ये चैनल से ही बाइंग आ रही है इसी जोन से। यहाँ तो ब्रेकडाउन फेलियर था, तो इसको ब्रेक भी किया इसने, तो एक ट्रैप ट्रेड की तरह ही था। यहाँ इस वाले कैंडल पे ये 15 मिनट्स का चार्ट है, ये एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी,
उसके बाद एक इनसाइड बार कैंडल बनी, इसका जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ ना, यहाँ पे ट्रेड बना, और क्योंकि ये एक ट्रैप ट्रेड था तो काफी फास्ट इसने मूव दिया और ये चैनल भी ब्रेक कर दिया, और जहां से ये प्राइस नॉर्मली अपसाइड में गया था ये पूरा रिट्रेस कर गया, और इसको रिटेस्ट करके अब ये और डाउन आ गया है। इसको भी इसने ब्रेक कर दिया, तो अभी ब्रेक किया है, तो एक बार हो सकता है दोबारा ये इसी जोन में आया, फिर दोबारा शॉर्ट का ट्रेड बनेगा यहीं इसी जोन के आसपास, क्योंकि कभी ये ब्रेक करता है ना तो उसी जोन को रिटेस्ट करके फिर वहीं शॉर्ट का ट्रेड बनता ही है। नेचुरल गैस, इसमें ट्रेड बनेगा सर अभी? अच्छा ये फेलियर का कह रहे हो क्या तुम, ऊपर से? हाँ बन सकता है इसी जोन में, क्योंकि इसने नहीं। ये एक बार लेकिन कंफर्मेशन चाहिए कि ये फेक फेक ब्रेकआउट है, अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ। तो इसमें भी यही है कि प्राइस गैप गैप डाउन हुआ, फिर रिवर्सल इसी जोन से, यहाँ से सप्लाई आ रही है, इसी जोन पे रिटेस्ट करके डाउन, और उसके बाद फिर दोबारा इसने ट्राई किया, फिर रेंज बना के फिर डाउन, यहाँ से अपसाइड गया, और अब देखते हैं इसको, यहाँ से अगर कुछ फेल्ड ब्रेक डाउन होता है तो फिर एक शार्प मूव आ जाएगा ये डाउन साइड का। थोड़ा नेचुरल गैस का प्राइस एक्शन ना थोड़ा अलग टाइप का रहता है, मतलब थोड़ा वॉलेटिलिटी इसमें ज्यादा रहती है। सिल्वर में भी आज इजी ही ट्रेड था, सिल्वर का तो मैंने बता दिया, गोल्ड सिल्वर क्रूड हो गया, नेचुरल गैस हो गया, और निफ्टी बैंक निफ्टी भी मैंने मार्क किए थे यार मॉर्निंग में। आज एक्चुअली में ज्यादा पहले मैं सोच रहा था इसको फ्राइडे की कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ, तो फिर मैंने नहीं किया था, मैंने कहा 2 डेज है कुछ भी हो सकता है, तो नहीं किया था। लेकिन हाँ क्योंकि इसने ना ये काफी बड़ा ये बेस का ब्रेकआउट दिया था बैंक निफ्टी ने, तो यही इसी वजह से मैं सोच रहा था कि इसको ले लेता हूँ, बट लिया नहीं था, तो काफी बड़ा इसने गैप अप दिया, प्रॉपर ये बेस ब्रेकआउट करके गया था। और बस फिर ये यहाँ पे आया अपसाइड, इसने फिर ज्यादा मूवमेंट ही नहीं था, इसने इतना बड़ा गैप अप दे दिया था, तो आज इसमें कोई ज्यादा मैंने ट्रेड ही नहीं किया, स्टॉक्स में किया था, क्योंकि उस स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहे थे। मॉर्निंग में कम, मॉर्निंग में सारे अप साइड थे काफी स्टॉक्स, बट फिर चांस मिला तो कर लिया, और एक एक ट्रेड मॉर्निंग में पकड़ा था, एक रिलायंस का तो मेरा कैरी फॉरवर्ड था, रिलायंस लिया हुआ था मैंने, और बाकी ये तो इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं था। बाकी हाँ ये इसने अपने लेवल्स को भी फॉलो किया था, क्योंकि प्राइस अप गया तो यहीं से इसने सपोर्ट लिया, ये पहले ही मार्क किया हुआ था मैंने, और उसी रेंज में घूम रहा था ये। सेम निफ्टी भी निफ्टी ने भी कल ये बेस का ब्रेकडाउन किया था, डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ एक बड़ा सा, पूरा एक डब्ल्यू पैटर्न का ये बना के, ये क्योंकि काफी स्ट्रांगली इसने ब्रेक किया था, उसी में फिर ये महाराष्ट्र इलेक्शन की न्यूज आ गई, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग गैप, और एक एमएससीआई में जो एक रिजिग होता है ना, कुछ स्टॉक्स अंदर बाहर जाते हैं, उस वजह से भी ये तो दो न्यूज थी, प्लस स्ट्रेंथ तो इसने फ्राइडे को ही दिखा दी थी, और ये बेस का ब्रेकआउट किया था, तो आज
बाकी मूवमेंट ज्यादा नहीं था, एक छोटा सा शॉर्ट का ट्रेड बन सकता था बट वो भी ज्यादा बड़ा नहीं था। तो सर आज से एफआईआई ने पैसे डालना भी चालू कर दिया। हाँ वही है, क्योंकि गोल्ड गोल्ड वगैरह भी डाउन जा रहा है ना कहीं देखो मनी वहां से एग्जिट होके इक्विटीज में आ जाता है, तो रोटेशन होती रहती है, कहीं से निकलेगा तो कहीं आ जाता है। तो अब सही है, अच्छा है थोड़ा, फिर दिसंबर अच्छा जाएगा। क्रिप्टो तो अच्छा चल ही रहा है तो ये भी अच्छा चल जाएगा। अ, अभी क्या है कि अगर जैसे ये अब कंफर्मेशन तो ऑलमोस्ट आ ही गया है, क्योंकि 23,800 का मैं वेट कर रहा था उसको ब्रेक कर दे, तो कर दिया इसने। हो सकता है कल पुल बैक दे फिर अपसाइड जाए। तो स्टॉक्स में ना जब बुलिश होती है मार्केट, तो स्टॉक्स में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि ओआरबी स्ट्रेटेजी आप बताओ। विवेक भी करता है ओआरबी, उसको क्योंकि प्रॉफिटेबल है और फास्ट उसमें मूवमेंट आ जाते हैं, तो ओआरबी स्ट्रेटेजी हम कर सकते हैं। तो बेसिकली ओआरबी वैसे तो थोड़ा डिटेल में है, और जो विवेक करता है वो थोड़ा अलग करता है। वो उसमें टोटली वो बस रिस्क मैनेजमेंट और उसके साथ करता है। तो वैसे थोड़ा वैसे वो डिटेल में रहती है। तो कुछ कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं कि आप उसमें कैसे एक फास्ट मूव पकड़ सकते हो, और दूसरी दो और भी स्ट्रेटेजीज देखते हैं कि निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक्स में। अब देखो ओआरबी स्ट्रेटेजी में ना, पहला तो जो नीड है ना, ये वॉच लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। ये टोटल 180 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट है जो एफएनओ में है। ये वॉच लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर वॉच लिस्ट नहीं है तो फिर कैसे इसको स्क्रॉल करोगे। मॉर्निंग में सिर्फ 5 मिनट्स में आपको डिसीजन लेना होता है। किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं। हाँ, तो वॉच लिस्ट नहीं है तो फिर इसको वॉच लिस्ट नहीं है तो फिर कैसे डिसाइड करो। 5 मिनट्स में आपको डिसाइड करना होता है, या तो पहले से ही आपने ट्रेड की प्रिपरेशन की हो कि ये मेरा ट्रेड मैं रेडार में रखा हुआ है और इसमें ऐसा हुआ तो मैं ट्रेड ले लूंगा। बट अगर आप रैंडमली ले रहे हो और आपने प्रिपेयर नहीं किया हुआ, और सिर्फ आप एक मॉर्निंग कैंडल के बेस पे ले रहे हो, मतलब आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, आपको कुछ पता भी नहीं है, बस आप ट्रेड जाके ले रहे हो, तो उसमें कम से कम ये वॉच लिस्ट होनी चाहिए बस। क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है कि प्राइस अप डाउन हो रहे होते हैं, तो आप चेंज पे दबा के चेंज चेक करके ये अप डाउन देखते रहते हो कि 5 मिनट्स में क्या हुआ, कौन से चार्ट में क्या हो रहा है। और दूसरा जो एडवांस डिक्लाइन है ना, आप वो मॉर्निंग में चेक कर सकते हो, एनएससी की वेबसाइट में आ जाता है एडवांस डिक्लाइंस। ये तो पता ही होगा सबको, एडवांस डिक्लाइंस तो मॉर्निंग में शो हो जाते हैं। आज जैसे एडवांसेस 43, डिक्लाइन 7। तो बेसिक एक आइडिया हो जाता है कि मार्केट का मीन्स, ये सिर्फ बेसिक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। तो एक तो ये पार्ट हो गया। अब मार्केट का डायरेक्शन आपको पता चल गया। अब कोशिश ये रहती है कि जो स्टॉक्स ज्यादा अपसाइड में नहीं गए हो ना, कोशिश ये रहती है कि हम उसमें ट्रेड करें। अब जैसे सीमेंस है, ये तो 5% 4% मॉर्निंग में ही अब चला गया था। ये जब मॉर्निंग में ओपन हुआ था तो 4-5% ही इसने 5 मिनट्स में कवर कर दिया था, तो ये स्टॉक्स थोड़ा अवॉइड कर देंगे। गया तो ये भी है 7%, बट जनरली ये आज क्योंकि इलेक्शन वाला वो था, तो उस रीजन से इसमें इतनी थोड़ा रैली हुई थी। अदरवाइज इतना बड़े मूवमेंट नहीं आता है। तो कमेंस था,
उसके बाद हिंदुस्तान कॉपर और एबीबी। तो बेसिकली इसमें ना देखना क्या होता है, जैसे फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल है, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, बस उसका ना ओपनिंग रेंज आपका वो ब्रेकआउट होना चाहिए। तो और पहला जो ये 5 मिनट्स का कैंडल है ना, तो 5 मिनट्स में ज्यादा मूवमेंट ना हो। जैसे अभी इसमें 2% का मूवमेंट हुआ है हिंद कॉपर में, तो इसका शायद ATR 3% के आसपास है। और आज तो खैर इवेंट वाला डे था, तो आज आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ले सकते थे, क्योंकि आज मोस्टली सारी स्टॉक्स ने अपसाइड में मूवमेंट दिया है। तो कुछ इवेंट वाले सिचुएशंस वो अलग होती हैं, बट जनरली मैं बता रहा हूँ कि जनरली जैसे 3% है, तो अगर 2% अपसाइड चला गया तो 1% या अराउंड 1.5 ऐसे कुछ परसेंट का आपको मूव मिल सकता है, 1 से 2% का। तो कोशिश यही रहेगी कि पहले 5 मिनट्स में ना वो ज्यादा मूवमेंट ना आया उसमें। इसमें 2% का मूव था, तो चल जाएगा इतना। अब इसका जो कैंडल है वो हमें देखना है। इसमें जैसे हैमर बना, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, या तो हैमर बने या बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बने या मारुबोजो टाइप कैंडल बने। ठीक है, ये हो गई सेकंड कंडीशन। थर्ड ये हो गई, अगर पहले प्राइस कुछ कॉन्ट्रैक्शन करके कर रहा है ना, और उसके बाद कुछ ये ब्रेकआउट हुआ है और ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, तो वो ज्यादा अच्छा है। अब इसको हम मॉर्निंग में 5 मिनट्स में ट्रेड करते हैं। अभी मैंने 15 मिनट्स का लगा रखा था चार्ट। एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी ना दोनों टाइप की है, मतलब 5 मिनट्स में भी आप कर सकते हो, 15 मिनट्स में भी आप इसको देख सकते हो। बस इसमें आपको ना वीवैप चाहिए होता है और कुछ नहीं। मूविंग एवरेजेस ट्रेल करने के लिए चाहिए होती है, बट अगर आपको फास्ट इन और आउट होना है तो फिर मूविंग एवरेज की भी नीड नहीं है। आपका कोई इनिशियल पॉइंट पे टारगेट आ गया तो आप एग्जिट हो सकते हो। बट अगर आपको राइड करना है तो फिर आपको मूविंग एवरेज चाहिए होगा। बट क्योंकि ऑप्शन जो है काफी वॉलेटाइल होता है, तो ये एक दो रेड कैंडल में ही उसका प्राइस डाउन आ जाएगा। तो इस वजह से जो इनिशियल मॉर्निंग का मोमेंटम होता है ना, उसको भी कैच कर लिया तो वहां पे भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, 4-5 थाउजेंड रुपीज जो भी है। तो जैसे अब इसमें क्या था कि हिंदुस्तान कॉपर है, फर्स्ट कैंडल इसका गैप अप हुआ। ठीक है, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल ने ये एक स्ट्रॉन्ग इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे अगर यहाँ एंट्री होगी, और जहां पे ये आपको ये कुछ रेड कैंडल वगैरह, यहाँ पे आप एग्जिट कर लो। अगर इतना भी मूव आपने कैप्चर कर लिया, तो इस मूव में भी अच्छे खासे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे कुछ। अ, एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। बट अगर आपको पूरा ही रेंज कैप्चर करना है ना, तो फिर मूविंग एवरेजेस का यूज करना पड़ेगा। और उसमें भी अगर आप 2 लॉट लेते हो स्टार्टिंग में, तो मैं नहीं बोलूंगा 2 लॉट लो, बट अगर 2 लॉट लेते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एक पोजीशन पे आप एक सिंगल लॉट बुक कर सकते हो, और बाकी को मूविंग एवरेज के साथ ट्रेल कर सकते हो। जैसे इसमें मूविंग एवरेज ने के साथ इसको ना ट्रेल किया जा सकता है। ठीक है, वही 10-20 EMA लगाना है और कुछ नहीं करना। तो ये मूविंग एवरेज से डाउन नहीं आया है, तो यहाँ तक इसका मूवमेंट गया। ठीक है, तो अभी क्या है कि अगर मार्केट पॉजिटिव हो जाती है ना, तो फिर काफी ट्रेड्स मिलेंगे आपको। क्योंकि काफी टाइम अब मार्केट काफी डाउन हो गई, और अब अगर मोमेंटम बनता है और मार्केट थोड़ा बुलिश साइड में जाती है, तो बुलिश साइड में स्टॉक्स में अच्छे मूवमेंट्स मिलते हैं। तो रोज कुछ ना कुछ लॉन्ग का कुछ ना कुछ अच्छे ट्रेड मिलते रहेंगे आपको। तो और देखते हैं इसमें। अब जैसे ये वाला कैंडल है,
ठीक है, ये इनडिसीजन कैंडल है, ये हम अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा डिसीजन का टाइम नहीं होता हमारे पास मॉर्निंग में, हमें फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये वाला हम कैंडल अवॉइड कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं चाहिए हमें। ठीक है, कुछ इस टाइप का चल जाएगा, बट इसका भी रेंज ज्यादा है। आज इवेंट वाले डे चल सकता है, बट वैसे अगर 2% के अंडर हो तो ज्यादा बेटर है। इवेंट में आप ले सकते हो कि 3% या उससे ऊपर भी चल जाएगा। हाँ बताओ विवेक। सर ये स्टॉक्स आएंगे नहीं हाथ में। हाँ, एक्चुअली ऊपर के 4 पकड़ेंगे ना, टॉप गेनर के 4 पकड़ेंगे ना, उसी में स्टॉक मिल जाएंगे। ऊपर के 4 टॉप पकड़, गेनर में हाँ टॉप टॉप गेनर गेनर में 4 पकड़ेंगे ना, उसमें कोई ना कोई सेलेक्ट कर दो बस। जो इसमें अपना ट्रेंडिंग में, ये अपना स्टॉकेज में। नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं। ऊपर में मैं सुबह जाता हूँ, यहाँ पे चेंज पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये जो तुम कह रहे हो कि ऊपर के 2 4 में से कोई भी देख लो। हाँ, ऊपर के 4-5 देख लो, उसी में मिल जाएंगे। इतना नीचे हम्म, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ लेकिन आज ये है ना कि आज आज तो इसका ये था। इवेंट डे हाँ। छोड़ के भी अगर अपन कोई भी डे पकड़ोगे ना, तो हम्म। ऊपर के 4-5 में ही मिल जाता है सर। अच्छा ज्यादा डिटेल में नीचे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, ऊपर के 4 5 में वो फिर जो भी है तुम हाँ, इनिशियल वो ही क्योंकि निकल पहले जाते ही हो। फिल्टर, टॉप गेनर में तो पहले ही फिल्टर कर चुके। हम्म। गैप अप आ गया, पहली कैंडल अच्छी बन गई। अब हम्म। उसमें देख लो, ज्यादा बड़ी बन गई तो अवॉइड करके दूसरा देख लो। दूसरे में भी सेम अगर सिचुएशन है तो तीसरा देख लो, तीसरा मिल ही जाएगा सर। हाँ, और वैसे भी 1 2 से ज्यादा टाइम भी नहीं होता कि बहुत ज्यादा ट्रेड्स ले पाओ मॉर्निंग में। सर 4-5 तक पहुंचोगे उतने में आपको मिल ही जाएगा, डेफिनेटली मिल ही जाता है सर। मुझे तो हाँ 2-3 हफ्ते हुए सर देखते हुए। ये तो है। तो बस इसमें ना यही है कि मॉर्निंग में आपको कैंडल देखनी है, और अ, उसमें जो भी कोई अच्छा कैंडल बने और ज्यादा बड़ा गैप अपना हो, स्ट्रॉन्ग कैंडल हो, बस उसका ओपनिंग रेंज ब्रेक हो, तो वहां पे आपको वो ट्रेड मिल जाता है। जस्ट आपको इनिशियल कुछ अपना प्रॉफिट लेना है और निकल जाना है, दैट्स इट। और इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। कैंडल आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन ये वाला तो जो हो गया, ये विवेक वाला हो गया स्ट्रेटेजी जो ये अभी कर रहा है। ठीक है, इसमें भी ना काफी ज्यादा और रिफाइन है। मतलब अगर कोई मॉर्निंग में नहीं कर पाता, या उसे और थोड़ा और परफेक्शन के साथ ये चाहिए कि उसे थोड़ा और अच्छा कोई बड़ा मूवमेंट दे, उसमें हम कुछ और चीजें भी देख सकते हैं। तो जैसे मैं बताता हूँ अभी। जैसे मॉर्निंग में इस इसकी ओपनिंग हाई है, मतलब यहाँ रेंज ज्यादा है। बट अगर मॉर्निंग में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल हो, उसके बाद कोई इनसाइड बार कैंडल बने और उसको ब्रेक कोई थर्ड कैंडल कुछ ऐसा या फोर्थ कैंडल कोई करती है, तो वो एक अच्छा ट्रेड होता है। क्योंकि जनरली एक ना एक छोटा सा पॉज आता है उसमें, और पॉज के बाद फिर वो मोमेंटम बनता है, तो वो जनरली ना एक स्ट्रॉन्ग आपका ट्रेड रहता है। तो एक अगर आपको कई स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद एक छोटा इनसाइड बार और उसके बाद उसको ब्रेक मिल जाए ना, तो वो आप देख सकते हो, वहां आपकी प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। और ठीक है, इस टाइप का कैंडल इनडिसीजन, इनडिसीजन एक हमने देखा था बहुत बड़ा वाला था ऐसा, एक दोजी टाइप कैंडल, दोजी टाइप कैंडल स्टार्टिंग में गैप अप, उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल उसको कवर कर ले। यहाँ पे जैसे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, ठीक है, 5 मिनट्स के चार्ट में, और जस्ट तो वहां पे हम जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है ना, वहां हमारी एंट्री बनेगी। तो ये सबसे ज्यादा अभी मॉर्निंग में क्या था कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग गया था अप साइड में, और यहाँ पे मूवमेंट काफी स्ट्रॉन्ग थे। तो ये अच्छा चार्ट था, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट।
इसका रीजन यही है कि पहले क्या हुआ कि ये गैप अप हुआ तो थोड़ा बायर सेलर के बीच में यहाँ कुछ फाइट हुई, बट उसके बाद ना ये स्ट्रांगली बायर्स ने उसको कैप्चर कर लिया स्ट्रेंथ के साथ। तो हल्का सा शेक आउट हुआ, फिर स्ट्रेंथ के साथ कैप्चर कर लिया, उसका हाई जैसी ब्रेक होता है यहाँ पे, वहां पे एंट्री, और आपको ना डिसीजन मेकिंग वहां से भी आसानी हो जाती है जहाँ पे ये क्लोजिंग जैसे कैंडल्स की अच्छी होती है ना। जो हम स्विंग ट्रेडिंग में हम जो पढ़ते थे बुल्स नॉट कैंडल, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल थी बुल्स नॉट, तो इस टाइप के कैंडल्स भी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद तो जितने भी ये कैंडल्स बनी ना सबकी क्लोजिंग अच्छी थी, इतने में ही काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो बट क्या है कि जैसे ये विवेक बता रहा है कि स्टार्टिंग में ही अगर आप 2-4 में देख लोगे, क्योंकि अभी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी, तो उसमें क्या है कि उसमें 2-4 में आपने देखा और फास्ट आपने ट्रेड लिया और आप एग्जिट कर सकते हो उसमें। तो वो भी ठीक है कि अगर बहुत आप नहीं देख सकते, मीन्स अगर काफी रैंडमली ट्रेड कर रहे हो तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको अगर परफेक्शन के साथ करना है फिर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा फिर चीजों का। वहां क्या है कि कई बार ना ये होता है कि हम ट्रेड ले लेते हैं, कई बार वो प्राइस नीचे आ जाता है थोड़ा सा, तो उसमें फिर हमें लगता है कि अब ये क्या करेगा क्या करेगा। बट अगर कंफर्मेशन स्ट्रांग हो तो फिर उसमें क्या है कि प्रॉब्लम नहीं रहती, उसमें हमें पता होता है कि हाँ कि हमने जो ट्रेड लिया है वो अभी ठीक है और यहाँ से ये डाउन जाने के इसके चांसेस कम है, ठीक। और इसमें ना स्टॉप लॉस भी देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस एग्जिट कैसे करते हैं। तो आज एक ट्रेड था जो अच्छा ट्रेड था, कोलगेट का ट्रेड था, वो चार्ट अच्छा था। कोलगेट, ये चार्ट अच्छा था क्योंकि इसमें क्या था कि इसमें ना अपसाइड का ही मूवमेंट आया, ये तो इनडिसीजन ये कैंडल बनी है, इनसाइड बार बनी, ज्यादा ना इसके अपसाइड की रेंज नहीं थी, ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं हुआ था इसका, 1.73 के आसपास ये अपसाइड में था, 1.82। उसके बाद ये इनसाइड बार बनी, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ना इसको ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ये क्योंकि रेंज ज्यादा नहीं थी और यहाँ पे स्ट्रेंथ हमें शो हुई, उसके बाद फिर इसका काफी अच्छा मूवमेंट आया, ठीक है, एकदम स्ट्रेट। तो एक काफी स्ट्रेट मूवमेंट एक अच्छा मिला, फिर तो जिसको ट्रेल करना है वो कर सकता है, बट जिसको एग्जिट करना है वो अपना पॉइंट्स लेके वो एग्जिट कर ले, ठीक है। तो ये वाला चार्ट अच्छा था, बहुत ज्यादा कोई ऐसा बहुत बड़ी कैंडल नहीं बनी, और बट हमें थर्ड कैंडल के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, ठीक। बाकी आप स्टॉप लॉस ना अपनी जो एंट्री कैंडल है उसके बेसिस पे आप थोड़ा डिसाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इनसाइड बार का ब्रेक, क्योंकि इनसाइड बार का थोड़ा ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको स्टॉप लॉस ना बहुत छोटा मिल जाता है, आपको स्टॉप लॉस जस्ट जैसे इनसाइड बार का ब्रेकआउट होता है तो जस्ट स्टॉप लॉस ना इनसाइड बार कैंडल का लो ही बनेगा, आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा डाउन नहीं जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दूर स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है उसमें, क्योंकि अगर कोई स्टॉक बुलिश होगा ना और उसमें मोमेंटम होगा तो वो वापस आएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट निकल जाएगा मॉर्निंग मोमेंटम में,
क्योंकि मॉर्निंग में बहुत फास्ट मोमेंटम रहता है, वो जनरली फिर वो आएगा नहीं। तो ये तो हो गया कि थोड़ा इजी इजी वाला प्रोसेस, मींस बिना ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना इसमें, और बहुत सारी चीजें नहीं देखनी है। तो अब जैसे एचपी में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में ना स्टॉप लॉस ये इसी कैंडल के नीचे, ये ग्रीन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस बनता है इसका। ऐसे केसेस होते हैं, बट इस ये क्योंकि इसका गैप बहुत बड़ा था, 4% के अराउंड अप था, तो ये इनसाइड बार कैंडल बनी, इसको ब्रेक किया। अगर यहाँ किसी ने एंट्री ली, क्योंकि ऑलरेडी इतना मूव किया, तो वही थोड़ा रिस्की हो जाता है जब ज्यादा मूव करता है ना स्टॉक। तो वापस ये वापस आ गया। उसके बाद गया अपसाइड में गया, लेकिन कुछ ज्यादा खास नहीं गया ये फिर। और वैसे भी ना, खुद खुद अगर आप भी सोचोगे ना, तो इतनी बड़ी कैंडल में एंटर करोगे, स्टॉप लॉस ही बहुत बड़ा बन रहा है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस कौन लेगा? तो कोशिश ना यही रहनी चाहिए, स्टॉप लॉस छोटा बने। क्योंकि अगर यहाँ पे कहीं एंट्री ली, इतना 1% का स्टॉप लॉस ही रख दिया, वो भी मॉर्निंग में, 1% तो टोटल, 1-2% तो टोटल लेना ही है, 1% का स्टॉप लॉस रख देंगे तो फिर तो लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे सही है, ये एक कैंडल बनी, फिर इनसाइड बार, उसके बाद ये इसको इनसाइड बार के ऊपर क्लोजिंग, एंट्री, और एक मूव आया अराउंड 1, ज्यादा नहीं आया, 1% का ही, 1.3% का। बट आप वो चीज नोट करना कि स्टार्टिंग है ना, 3-4 स्टॉक्स में ही आपको वो ट्रेड मिल जाते हैं। लेकिन विवेक कभी कभी गलती भी कर देता है, जैसे इसने एक बार मार्केट का जो ट्रेंड था डाउनवर्ड्स था, तो वो आपको ध्यान रखना है मार्केट के ट्रेंड का। तो मार्केट के ट्रेंड डाउन था, बट अपसाइड का ट्रेड लिया। तो कोशिश यही होनी चाहिए, जहां मार्केट का ट्रेंड हो ना, वही ट्रेड आपको लेना है। अ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये ट्रेड सही था थोड़ा, इसमें भी आज ये गैप अप काफी था, बट क्योंकि आज रेंज सारी स्टॉक्स की ज्यादा थी और रन ज्यादा था, तो यहाँ पे ये गैप अप हुआ, स्ट्रॉन्ग कैंडल, फिर इनसाइड बार। इसका इनसाइड बार का जैसे ब्रेक होता है, वहां पे एंट्री, उसके बाद एक रन। ठीक है, तो ये आप ना इस टाइप से आप ट्रेड कर सकते हो। मॉर्निंग में वैसे ज्यादा, अगर 5 मिनट्स में डिसीजन लेना है, तो वो बात बिल्कुल सही है कि 4-5 ही आपको उसी में ही देखना पड़ेगा, जो भी आया आपको फिर वहां ट्रेड आप ले सकते हो। और जिस दिन इसका एक इनका ट्रेड शायद गलत हुआ था, पारस का भी हुआ था, तो वहां पे ना कुछ रेंज वगैरह थी, और कुछ गलती की थी इन्होंने, मुझे याद नहीं आ रहा क्या गलती थी उसमें। सर एक तो मेरा लैपटॉप स्लो था, उस दिन अटक गया था। अरे तो पारस का थोड़ी ना था लैपटॉप स्लो उस दिन। मैंने उसको बोला था तू ये वाला ले ले। हम्म, ठीक है। चलो, ये तो हो गई बेसिक बेसिक स्ट्रेटेजी। अब ना इसमें कुछ और भी चीजें होती है, वो देखते हैं। क्योंकि अब थोड़ा अगर मार्केट अच्छी रहेगी, तो स्टॉक्स में अच्छे मूवमेंट्स मिल जाएंगे। अब जैसे ना, ये अशोक लेलैंड का स्टॉक था, तो ये आज मैंने ट्रेड किया था। तो बेसिकली क्या था कि
ये ना पहले से ही मेरे रडार में था, पहले से ये बुलिश था, तो रेंज वगैरह बना के ये गया था। तो यहाँ पे क्या था, ये पुल बैक किया, और पुल बैक के बाद यहाँ इनसाइड बार इसका ये 1 2 3 कैंडल बनी, एक छोटी सी रेंज बनी, यहाँ ब्रेकआउट, उसके बाद अपसाइड। ठीक है, अ, पहले से ही ये स्ट्रॉन्ग था, तो इसका रीजन यही था कि पहले से ही ना रडार में था मेरे। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई थी, रेंज में थी, फिर इसने ये ऐसा एक बेस को ब्रेक ब्रेक कर दिया था, तो उसके बाद फिर ये इसमें ट्रेडिंग का डिसीजन, मतलब मैं पहले से ही इसे ट्रैक कर रहा था। इसमें क्या है ना, पुल बैक वाली स्ट्रेटेजीज भी काम करती है। मींस क्या होता है कि अगर कहीं पे स्ट्रॉन्ग मूव आया ना, और उसके बाद फिर कोई पुल बैक आता है, तो वो एकदम ऐसा नहीं होता कि वो एकदम स्ट्रेट वो डाउन चला जाएगा। वो एक बार पुल बैक लेके ना वापस एक बार ट्राई जरूर करता है। मींस अगर वो डाउन भी जाएगा ना, तो या तो डबल टॉप बनाएगा या ट्रिपल टॉप बनाएगा। तो जब वो डबल टॉप बनाने के लिए जाता है ना, तो वहां पे आपके चांस बन जाते हैं। तो इसी वजह से ना यहाँ मोमेंटम तो था ही, प्राइस डाउन आया, एक यहाँ रेंज ब्रेक हुई, उसके बाद ये अपसाइड। तो अगर वो छोटा इतना भी रेंज पकड़ लेता तो काफी उसको वो बेनिफिट मिल जाता उसे। तो पुलबैक्स वाले ट्रेड भी आते हैं, और बट क्या है कि उसमें फिर आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पुलबैक टाइम लेता है, और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट टाइम नहीं लेता। उसमें तो आपको फटाफट डिसीजन मेकिंग के ऊपर वो आपका ट्रेड बनता है। और किसी को, अगर मैं वही बोलता हूँ कि अगर प्रैक्टिस करनी है तो स्टार्टिंग में आप कैश मार्केट में कर सकते हो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की प्रैक्टिस, अगर आपको सीधा ऑप्शंस में नहीं उतरना है। लेकिन ऑप्शंस करना है तो भी आप एक लॉट से आप ट्राई कर सकते हो। बट हाँ, अपना स्टॉप लॉस वगैरह का ध्यान रखना, और क्योंकि क्वांटिटी हाई होती है ऑप्शंस में, तो वो भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप उसके लिए रेडी हो या नहीं हो। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको लॉस मतलब थोड़ा सा उसको स्पीड को स्लो करना है ना, तो थोड़ा सा एक आउट द मनी जाके आप ले सकते हो। आउट द मनी मींस कि कोई भी प्राइस है, जब अगर मान लो ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, तो अभी 104 105 के आसपास ये चल रहा है, तो हल्का सा थोड़ा आउट द मनी, जैसे पीएनबी का तो 105 के आसपास प्राइस गया, तो अराउंड इसका मेरे को पता नहीं है कि किस किस उसमें रेंज में ये, बट थोड़ा सा ना प्राइस, थोड़ा सा आगे का प्राइस ले सकते हो आप। एक जिसपे वो है ना प्राइस, उस एट द मनी को अवॉइड करके थोड़ा आउट द मनी, वो क्या होता है कि वहां ना मूवमेंट, वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, प्राइस मूवमेंट भी स्लो होते हैं। तो मींस उसमें क्या बेनिफिट रहता है कि आपको, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी कम होगा, आपको लॉस भी कम होगा, तो थोड़ा वहां बेनिफिट हो जाता है। और अगर आपने इन द मनी ले लिया, मतलब जो प्राइस एक्चुअल में चल रहा है उसके थोड़ा सा पहले का प्राइस ले लिया, मींस अगर कोई चीज 100 की है और आपने 90 का ले लिया या 95 का ले लिया, तो वो इन द मनी हो गया। वहां पे प्राइस की मूवमेंट थोड़ी फास्ट होती है। ठीक है, तो वो फिर आपको देखना पड़ेगा। प्राइस की मूवमेंट हमें जब फास्ट चाहिए होती है ना, तो हम तब लेते हैं जब हमें कंफर्मेशन होती है। सपोज किसी को फ्यूचर्स नहीं लेना, तो वो थोड़ा डीप इन द मनी ले लेता है। मीन्स अगर प्राइस 100 का चल रहा हो, तो थोड़ा सा और 90 या 80 रुपीज का कुछ ऑप्शन ले लिया,
तो थोड़ा सा ना वो ऑलरेडी इन द मनी होते हैं, वो वहां पे मूवमेंट्स थोड़े फास्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ना आप थोड़ा ऑप्शन के प्राइस को भी एडजस्ट करके अपना मतलब लॉस को एडजस्ट कर सकते हो आप। ठीक है, कम रिस्की चाहिए तो आप थोड़ा सा आउट द मनी ले लो, और नॉर्मल चाहिए तो एट द मनी जो प्राइस चल रहा है। और अगर कंफर्म ट्रेड है, कंफर्मेशन पूरा है, तो थोड़ा इन द मनी जा सकते हो। तो इस टाइप से थोड़ा आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। अदरवाइज आपको प्रैक्टिस करना है तो कैश मार्केट में भी कर सकते हो आप इंट्राडे। जब थोड़ा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर आप ऑप्शन में जा सकते हो। कमिंस का भी ट्रेड अच्छा था, बट ये काफी अपसाइड चला गया था मॉर्निंग में, अराउंड डाउन से 3.88% था। उसके बाद इसने इनसाइड बार बनाया, एक कैंडल ने ब्रेक किया, और उसके बाद आप जनरली ना पुल बैक के ट्रेड्स आपको ना वीवैप के पास मिलते हैं। बट क्या है कि वही उसमें ना आपको वेट फिर काफी करना पड़ जाता है। बट कहीं मूवमेंट आया ना और आपको कहीं ट्रेड वीवैप के पुल बैक पे मिल रहा है तो आप उसको ले सकते हो, क्योंकि वीवैप के जनरली क्या होता है कि पुल बैक करके प्राइस दोबारा जहां से आया उस साइड एक मूवमेंट आता है उसका। तो यहाँ भी ये डबल टॉप टाइप का सिचुएशन बना, उसके बाद ये प्राइस डाउन आया। ठीक है, ये तो ओएनजीसी ये यहाँ पे रिट्रेस हुआ वीवैप पे, ये येलो लाइन वीवैप है, और उसके बाद ये अपसाइड। तो यहाँ भी ये लास्ट में ये कुछ ट्रेड बना है, बार बार ये वीवैप से सपोर्ट ले रहा है, वीवैप से सपोर्ट लेके ये ब्रेक आया, उसके बाद ये अपसाइड गया। पुल बैक वाले ट्रेड के लिए ना आप थोड़ा फिर ये है कि 12:30 के बाद फिर आप देख सकते हो, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स वगैरह ओपन हो जाती है ना, तो वहां पे क्या होता है कि फिर थोड़ा वॉल्यूम अच्छा हो जाता है, और तो उस टाइम पे भी थोड़ा मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, तो वो भी एक बेटर टाइम है अगर आप उस चीज को देख रहे हो तो। इसमें ना और चीज मैं आपको बताता हूँ। ये तो हो गई जनरल जनरल बातें कि अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो तब की बात हो गई है। बट अगर आप सही से थोड़ा प्रिपेयर करोगे तो कैसे कंफर्म ट्रेड्स लिए जाते हैं। तो देखो इसमें ना वही आप कॉन्सेप्ट लगाओगे कि अगर उस ट्रेड में पहले मोमेंटम है ना, जैसे यहाँ 30 मिनट्स में मोमेंटम है, ये एक बेस का ब्रेक हुआ है सीमेंस में, यहाँ बेस का ब्रेक हुआ है, अपसाइड में मोमेंटम, यहाँ पे रेंज बनी है, उसके बाद ये अपसाइड ब्रेकआउट। तो ना आप ये वाला पैटर्न आप कर सकते हो, वही कंटिन्यूशन वाला पैटर्न, अपसाइड मूवमेंट, फिर कुछ ऐसा रेंज। ठीक है, कंटिन्यूशन पैटर्न। अब
ये आप कैसे डिसाइड करोगे, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम तो कम होता है, तो ये आपको ना पहले आपको डिसाइड करके फिर चार्ट्स को ना फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम चार्ट कैसे देख सकते हैं? अभी अभी तो मैंने सिर्फ एक पैटर्न दिया है, और भी इसमें पैटर्न है। यहाँ पे ये टाइट रेंज वाला ये पैटर्न है, और इसका ये इसने ये ब्रेकआउट दिया एक बेस का। ठीक है, ये बेस बना हुआ है, यहाँ पे ये टाइट रेंज बनी थी, बेस का ब्रेकआउट अपसाइड। तो पहले ना ये समझना होगा कि आखिर मोमेंटम ये अपसाइड ये रेंज बनती क्यों है। अगर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, तो फिर आप उसको आराम से पकड़ लोगे। ये इतना ये मोमेंटम आता क्यों है, इसी स्टॉक में क्यों आया है? तो देखो, जैसे हम जानते हैं कि सप्लाई और डिमांड पे ही प्राइस का मूवमेंट आता है। और अगर अगर स्टॉक को अपसाइड जाना है, तो ऑब्वियसली या तो सेलर्स एग्जॉस्ट हो जाए, ठीक है, और वहां पे स्ट्रॉन्ग डिमांड हो, और स्ट्रॉन्ग डिमांड है और सेलर्स नहीं है, सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए। जब सेलर्स नहीं है और डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस में अपसाइड मूवमेंट आएगा ही। तो सेलर का एग्जॉस्ट हो सकते हैं, या तो प्राइस काफी फॉल कर गया हो, तो जितने भी सेलर्स हैं वो ऑलरेडी वहां से निकल गए हो। ठीक है, जो हम आरएसआई में करते हैं ओवरसोल्ड कंडीशंस। तो जनरली एक तो वो पॉइंट होता है। तो अब वो पॉइंट कहाँ पे आता है? वो पॉइंट आपको मिलेगा या तो कोई प्रीवियस आपका डिमांड जोन कुछ बना हो। जैसे ये मैंने डेली का चार्ट लगाया है, यहाँ पे ये डिमांड बनी हुई थी, क्योंकि इसी पॉइंट से प्राइस बार बार अपसाइड जा रहा है, इसी पॉइंट से प्राइस अपसाइड जा रहा है। ठीक है, ये फ्राइडे का कैंडल था, ये 22 नवंबर का। ये मैं डेली में देख रहा हूँ, इसने एक रेंज का ब्रेक किया है। इसको इसी को आप 30 मिनट्स में देखोगे ना, 30 मिनट्स में ये रेंज बनी हुई है जो हम वो डेली में देख रहे थे। ठीक है, जो डेली में वो पुल बैक आ रहा है ना, वो ये बियर वो बुलिश फ्लैग बना रहा है। ठीक है, ये जो रेंज का ब्रेक हुआ है, तो ऑब्वियसली यहां से बार बार मोमेंटम आया है। ठीक है, एक यहाँ पे एक रेंज बनी है, और यहाँ पे एक बियर फ्लैग बना हुआ है। तो जनरली ये ना कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाता है, और इस टाइप में ना मोमेंटम जो है फास्ट रहता है। इसमें क्या है कि इस वाले केसेस में ना बड़े मूवमेंट्स आते हैं। वैसे भी अगर इस चार्ट को एनालाइज करोगे ना, तो डब्ल्यू पैटर्न ही बन रहा है, इसने यहाँ डब्ल्यू ब्रेक कर दिया है, और यहाँ अपसाइड कोई रेजिस्टेंस हमें शो हो नहीं रहा। तो अभी तो इसका टारगेट भी ना यहाँ एटलीस्ट, क्योंकि ऐसा कुछ ज्यादा बहुत बड़ा यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो एक कंडीशन ये हो गई कि अगर रेंज बनी हुई है, रेंज बनने के बाद अगर कहीं मूवमेंट आ रहा है, तो वहां पे हमें ऐसे एक मूवमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो पहला हम क्या देख सकते हैं, हमारे पास स्कैनर होते हैं, तो हम टाइट रेंज वगैरह हम जैसे हम स्टॉक्स में देखते हैं, तो वही यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो वही हम अगर फाइंड आउट करें कि टाइट रेंज कहाँ बनी हुई है नेक्स्ट डे के लिए, तो वो हमारे ना स्टॉक्स की लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, दूसरा ये है कि प्राइस को मूवमेंट के लिए ना एक स्पेस ही होता है। अगर यहाँ पे चॉपीनेस वगैरह हो ना, तो चॉपीनेस में वो फास्ट नहीं जाता। अब यहाँ पे चॉपीनेस नहीं है, वो प्राइस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउन आया है। मींस चॉपीनेस का मतलब है, जैसे इस रेंज में काफी ज्यादा चॉपीनेस रही है, यहाँ कभी अप डाउन कभी अप डाउन। ठीक है, बीच बीच में गैप, ये छोटी छोटी रेंजेस, यहाँ पे एकदम एकदम से डाउन आया है ये। तो कोई ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, प्राइस के निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक। तो इस इस वजह से ना इस जोन में मूवमेंट भी फास्ट नहीं था, यहाँ पे मूवमेंट स्लो था। हमें ना ये इस टाइप के मूवमेंट्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए फास्ट। और फास्ट मूवमेंट को एक पहचानने का और भी एक अच्छा वे है कि उसमें स्टार्टिंग में ना एक पहले वो आप कंफर्मेशन आने दो। अगर वो कंफर्मेशन आता है, जैसे इसमें ये फ्राइडे को कंफर्मेशन आया, इसने रेंज का ब्रेक किया और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक किया, उसको हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देखा कि उसमें एक बुल फ्लैग बना हुआ है। तो ये ऑलरेडी ना, अगर ऐसा कुछ हो तो ऑलरेडी आपके रडार में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट निकलने का पूरा पूरा एक वे भी है, फास्ट निकल सकता है। और एक अच्छा पैटर्न भी बना हुआ है, यहाँ से बाइंग भी हमेशा यहाँ यहीं से आई है। निफ्टी भी फ्राइडे को स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी थी उसने। तो सारे फैक्टर्स इस समय आपके इस चार्ट के साथ है। ट्रिगर मतलब सर्च कैसे करेंगे, वही ये दोनों उसमें आ जाएगा। अगर आपके ये टाइट रेंज में भी आ सकता है और इनसाइड बार वाले में भी आ सकता है, तो आप दोनों में जाके इसको हमें ये सर्च में मिल जाएगा। तो बेसिक आइडिया यही समझना है कि ये कैंडल अगर मूवमेंट आता है तो इतना बड़ा मूवमेंट क्यों आता है किसी भी उसमें, ठीक है। कुछ अगर हमें स्टॉक्स में इंट्राडे वगैरह करना है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कैटलिस्ट होते हैं ना, थोड़ा अगर आप उसको वॉच लिस्ट में डाल के ट्रैक कर रहे हो। अब एफएनओ में ये है कि पूरा आपको 2000 स्टॉक्स तो ट्रैक करने नहीं है, 180 स्टॉक्स हैं, उसमें से भी बहुत सारे सेक्टर्स आप निकाल दो इधर उधर, क्योंकि कुछ एफएमसीजी के हो गए, कुछ आपका इंफ्रा के हो गए, रियलिटी हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। तो सेक्टर वाइज भी डिवाइड हो जाते हैं। तो बहुत सारे वॉच लिस्ट तो आपको बनानी नहीं है, सेक्टर से एक बार डिसाइड हो गए तो हम जैसे स्टॉक्स करते थे सेम उसी प्रिंसिपल को लेके हम कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ना कैटलिस्ट वाली न्यूज होती हैं। तो अभी क्या था कि अ, जैसे आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम में एक बड़ा मूव था ना, तो उसका भी एक रीजन था, क्योंकि अभी विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट उसको जो ऑयल कंपनीज पे लगता है उसको वो रिमूव करने का सोच रही है, या शायद रिमूव कर दिया है। तो इस टाइप के कैटलिस्ट वाले न्यूज भी वो मैटर करते हैं। तभी आज जो बीपीसीएल वगैरह और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में मॉर्निंग में काफी अच्छा स्ट्रांग मूव गया था। तो सर हाँ नेचुरल हाँ, गैस देखिए, ट्रेड बन गया। ले लिया तुमने? नहीं सर, लिया नहीं है, मुझे कंफर्मेशन का पता नहीं चला अभी, कंफर्म कैसे होता है अच्छा, नेचुरल गैस देखिए। चलो देख लेता हूँ, लेकिन अब कितना हो गया, अब ज्यादा टाइम भी नहीं बचा। सर 1 घंटे के ऊपर बाकी है, मूवमेंट आएगा तो 15 मिनट में आ जाएगा। नेचुरल गैस यही है। अरे बाप रे। ट्रेड तो यहाँ बन गया था, इसी यस के सर, ब्रेकडाउन के बाद ये इसमें इनसाइड बार मुझे ये नहीं बनी। पता चलता कंफर्मेशन कैसे आती है। अरे इनसाइड बार बनी ना, इनसाइड बार को ब्रेक किया तो ट्रेड बन गया। ऊपर से ये रिजेक्शन कैंडल भी दिख रहा है, हम्म। और रिजेक्शन कैंडल है, इनसाइड बार बनी उसी के। तो यहाँ से जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे ट्रेड बन गया। अब तो निकल गया ये, तुम इसे ट्रैक भी कर रहे थे। और इसी इसी रेंज पे ना देखो, बार यहाँ से भी फॉल आया था, बट अगर अभी नहीं ये नहीं, पुल बैक, ये ये अगर तो मैंने अभी ये, मार्क करके रखा हुआ सर। हाँ, अरे ये तुमने कहाँ मार्क किया है? नहीं नहीं, मतलब आपने जो मार्क करके रखा था ना, मैं ये दिख गया था कि ये यहाँ पे से हम्म, ही पहले सेल हुआ है। ओके, चलो अब तो लिया ही नहीं तुमने।
अब देखो अगर वो कोई दोबारा से एक छोटा रिवर्सल देके नहीं, फिर मैंने वहां से 284 पे रिजेक्शन सेल कर दिया सर। ले लिया तुमने ट्रेड, हम्म। ठीक है। हाँ, तो इसमें हम मुझे यही नहीं पता चला कंफर्म कैसे करते हैं। अभी मैंने क्या बताया था कि इनसाइड बार बना है, उसका लो पे ट्रेड बन गया। कैंडल, जो कैंडल होता है ना, कैंडल से कंफर्मेशन होता है। देखो पहला कैंडल क्या बना है, पहला कैंडल देख लो ना कि इनडिसीजन कैंडल है, यस सर। बट ऊपर से स्पिनिंग टॉप। रिजेक्शन, हाँ रिजेक्शन ले रहा है ऊपर से, ये देखो यहाँ पे रिजेक्शन आया है, ठीक है, सेम जोन से आया है, यहाँ से भी रिजेक्शन, ठीक है, जोन भी कंफर्म होने चाहिए। दूसरा कैंडल क्या बना, दूसरा दूसरा कैंडल ना गैप डाउन हुआ है, अगर तुम देखोगे ना इसको, क्योंकि इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई है और इस इस वाले की कैंडल की ओपनिंग ना इससे नीचे गैप डाउन हुआ है, ये कैंडल है अभी भी इसके इनसाइड में, ठीक है, बट तो इस वाले कैंडल को जैसे ये ब्रेक करेगा थर्ड कैंडल, तो वहां पे आपका ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस इस कैंडल के जस्ट ऊपर, ये वाला कैंडल, मतलब जो इनसाइड बार वाला कैंडल है ना उसी के ऊपर स्टॉप लॉस। थोड़ा ना ये चेक करना होता है ना कि कहीं स्ट्रेंथ बन रही है, वीकनेस बन रही है। अब ये बना तो यहाँ पे एक हैमर टाइप की कैंडल रहा है, बट एक गैप डाउन भी हुआ है और उसके एक इनसाइड बार टाइप कैंडल था, उसके लो को ब्रेक भी कर दिया। अगर स्ट्रॉन्ग ही होता तो लो ब्रेक ही क्यों होता। मनोज, एक क्वेश्चन है मेरा, जस्ट हम्म। मतलब ये जैसे आप इसको बोल रहे हो इनसाइड बार जो से बीच का कैंडल बना है, हम्म। तो ये तो इनसाइड बार तो मतलब वो दोनों प्रीवियस कैंडल के विद इन बनती है ना, हाई लो के बीच में। नहीं, वो आपकी बात सही है, वो अगर ये बॉडी के कह रहे हो ना, बॉडी को लेकर, नहीं ये मोस्टली ये आप टेल्स और ये विक कैलकुलेट नहीं कर रहे, मतलब इसका हाई और लो कैलकुलेट नहीं कर रहे इस कैंडल का, मतलब हाँ, आप कह रहे हो कि जो सिर्फ इसका ओपन और क्लोज। नहीं मैं पूरा कैलकुलेट कर रहा था, ऊपर से विक भी, मतलब विक भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। अच्छा, ये पूरा ही कैलकुलेट कर रहे हो आप, ये हाँ, कह रहे हो कि ये यहाँ पे ये ये नीचे हाँ, ये बन गई है। हाँ टेल बन गई ना, इसलिए मैं हाँ पूछ रहा कि मतलब इसको इसको एक्चुअली, भी कंसीडर करते हैं, मतलब आप नहीं एडवांस हैं। मैं आपको गलत नहीं बोल रहा, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहा था। नहीं एक्चुअली क्या होता है ना, देखो इसमें ये है कि जो बॉडी है ना, बॉडी अभी भी इसी के अंदर है, मतलब जो ये प्रॉपर ये इसका ओपन जो हाई है ना और लो है इसी के अच्छा, ये बॉडी इसी के अंदर है। तो अच्छा। इसमें एक्चुअली क्यों नहीं लिया, देखो क्योंकि अगर आप इसकी ना कैंडल की थोड़ा सा अभी साइकोलॉजी समझोगे तो यहाँ से ना इसने ब्रेक तो किया, लेकिन एक तरह से ना यहाँ कहीं बायर्स ने पुश भी तो किया है प्राइस को, अच्छा। वो बॉडी को वो ऊपर पुश करके ले गए। मींस ये जो कैंडल क्लोजिंग थी ना ये डाउन तक आई थी, हम्म। ठीक है, ये बायर्स ने पुश किया तभी तो ये एक ऐसा कैंडल बना है। यहाँ पे आपको जो ये टेल दिख रही है, तो यहाँ पे क्या है कि हमें कंफर्मेशन नहीं हो रही कि एकदम मींस इसकी टेल तो नीचे बन गई थी, बट क्या है हम्म। कि इस वाले कैंडल में ना बॉडी क्लोज नहीं हुई थी, तो हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है ना कि वीकनेस की, लेकिन यहाँ तो हमें थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रही है कि यहाँ पे बायर्स आ गए, बायर्स ने हम्म। प्राइस को पुश कर दिया अपसाइड, तभी तो ये ऐसा एक हैमर टाइप का कैंडल बना, मतलब रेड है हम्म। बट एक हैमर टाइप का कैंडल है।
ओके। तो इसी वजह से इसका वेट करना पड़ा कि इस बॉडी के नीचे जैसे ही ये वाला जो कैंडल है ना फर्स्ट वाला, और इसके बॉडी के नीचे जो थर्ड कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दिया, तो वहां से हमारी एंट्री होगी। तो अभी इसमें जो स्टॉप लॉस अब है इस कैंडल का जो लेफ्ट साइड ये वाला, इसी वाली कैंडल का जो इनसाइड बार कैंडल थी। नहीं, अभी जैसे इसने 284 पे लिया है जैसे, ठीक है, तो लेकिन इसका इसका टेक्निकली स्टॉप लॉस यही होगा, यही स्टॉप तो लॉस है। इसको लिया कहीं भी हो, क्योंकि हाँ, अगर गलत एंट्री है तो उसमें उसका स्टॉप लॉस का कुछ बड़ा हो जाएगा मतलब। हाँ बड़ा हो जाएगा। नहीं, मेरा हाँ कहने का मतलब है आपने लिया कहीं पे भी हो, हाँ हाँ, बट जो टेक्निकल स्टॉप लॉस जो उसमें बन रहा है चार्ट में वही बनेगा। अच्छा। वो तो फिर ये है ना कि आपने अगर ट्रेड गलत ले लिया, गलत प्राइस पे ले लिया, तो फिर वो तो फिर स्टॉप लॉस आपका बड़ा बन गया। तो अगर हम्म, कहीं इन केस वो गलत हो जाता है, वो अगर आपका ट्रेड, तो हाँ। फिर वो आपको लॉस ज्यादा होगा उस केस में। ये इशू होता है। तो बस अभी ये ट्रेड चल रहा है। अभी हो सकता है यहाँ पे एक छोटा सा वो बना है, हल्का सा पुल बैक अगर करेगा और उसको ब्रेक करेगा तो और अच्छा जाएगा। ये अभी ये बस यहाँ पे जो ऊपर 2 बार असिस्टेंस है वहां पर या करेगा एक बार, ये हाँ। बड़ी कैंडल वाले के पास करेगा जहां से इसने ऊपर पहली ब्रेक करी थी ना। तो अगर ये दोबारा थोड़ा पुल बैक कर लेके उसको ब्रेक करता है तो फिर और अच्छा जाएगा। हम्म आ, तो कैंडल से ही पता चलता है कि आप कंफर्मेशन तो कैंडल से ही पता चलेगा, कैंडल ही बताती है। ये तो आप लोकेशन, हमें लोकेशन मिली है कि इस जगह से ये प्राइस रिजेक्शन ले सकता है। कंफर्मेशन तो कैंडल ही देगा। सिंगल कैंडल ने तो ये दिया ही नहीं, ये तो इंडिसीजन कैंडल है फर्स्ट वाली तो। करेक्ट वैसे ही करेक्ट। वैसे भी जो ये पैटर्न होता है ना, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार, ये ही बनते हैं मोस्टली, या कुछ ऐसा कुछ एंगल्फिंग कैंडल बन जाएगा, कुछ इस टाइप का ही बनेगा। तो वहां पे ये लोकेशंस में ना कैंडल स्टिक्स इसलिए काम आते हैं हमारे कि क्या फॉर्मेशन बना है। ठीक है, चलो। हाँ, तो मैंने यही बोल रहा था कि अगर आप थोड़ा सा अगर इसको प्रिपेयर करते हो ना स्टॉक्स में, तो वहां पे थोड़ा आपको ज्यादा कंफर्मेशन रहता है। मीन्स वो ओपनिंग रेंज वाला अगर आपने फास्ट वाला कर लिया, ठीक है, विनिंग रेट भी उसमें ठीक रहता है कि अगर आप अपना छोटे रिस्क के साथ एंट्री कर रहे हो ना, तो अगर आपके 6 ट्रेड भी उसमें सही चले गए, 3 4 गलत भी हो गए, बट आपका 1:2 क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आ जाता है जनरली, तो या तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो उस केस में। ठीक है, वो टोटली फिर वो है कि आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको प्लान आउट करना पड़ेगा कि मेरा उसमें रिस्क कितना बन रहा है और मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ, तो उसके साथ फिर आपको अपना मेंटली प्रिपेयर होके वो आप कर सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही सही जाएगा, बट चांसेस है कि गलत भी हो सकता है। बट आप नंबर ऑफ ट्रेड्स थोड़े उसको स्ट्रेटेजी को जैसे ट्राई करोगे ना, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी वो 10 आउट ऑफ 10 आपको वो एकदम एक्यूरेसी के साथ नहीं दे सकती ट्रेड। काफी स्ट्रेटेजीज होती हैं, उनका सक्सेस रेट काफी हाई होता है, बट उसका क्या है, उसका वो क्योंकि एक मोमेंटम पे बेस्ड स्ट्रेटेजी है, तो आ, उसका विन रेट इतना हाई नहीं है। बट अगर आप रिस्क मैनेज करते हो तो फिर वो अच्छा हो जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट का उसमें रहता है कि कम स्टॉप लॉस वाले अगर ट्रेड्स लिए जाएं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि आपको अपना ना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। आपने स्टॉक लिया और वो आप पकड़ के बैठ गए एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ, तो वहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अ, और वहीं पे क्या होता है कि बड़े लॉसेस होते हैं। तो अगर आप
कम स्टॉप लॉस वाले स्टॉक्स को ट्रेड करेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। तभी जो इनसाइड बार वगैरह और एक छोटी रेंज बना के जो जाता है ना, वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका चांस अच्छा बन जाता है क्योंकि आपको स्टॉप लॉस छोटा मिल जाता है। तो ये इसका रीजन है। बाकी अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो तो डायरेक्ट में तो आप कैंडल का लो ही पकड़ सकते हो अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, जैसे हिंदुस्तान कॉपर में बना है। तो यहाँ अगर जैसे ही इसका अप ब्रेक होता है तो इस कैंडल का लो ले लिया आपने, फर्स्ट कैंडल का। अब ये कैंडल भी ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर ये बहुत बड़ा कैंडल होता तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस। तो ये वो इसी इसी रीजन की वजह से ना बड़े कैंडल्स को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। या अगर बिग कैंडल है तो जो हमने स्टॉक्स में पढ़ा था कि उसका हाफ जो तक हम उसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और अगर तब भी आपको नहीं पता चल रहा है ना, तो 1 मिनट चार्ट में, तो 1 मिनट चार्ट में देख लो, आपको अपना स्टॉप लॉस पता चल जाएगा। जैसे ये 1 मिनट चार्ट है ओएनजीसी का, कहाँ रेंज बनी हुई है, यहाँ पे रेंज बनी हुई है, इसके नीचे जस्ट आपका स्टॉप लॉस। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेड है, स्टॉप लॉस आपका डिसाइडेड है, आपका मूवमेंट आ रहा है, अपना मूवमेंट प्ले कर लो। या एक आपके पास थोड़ा सा टाइम अगर मॉर्निंग में मिल जाता है, उस केस में कह रहा हूँ जब आपने मार्किंग्स नहीं की हुई इसकी, तो थोड़ा सा इसको फटाफट आप देख लो कि कहाँ पे क्या रेजिस्टेंस या कुछ बना हुआ है क्या। तो जैसे सपोज यहाँ पे बना हुआ है कुछ, तो यहाँ से यहाँ एक फटाफट कुछ देख लिया, देखो कि कहाँ कुछ अगर बना हुआ है तो वहां तक आप अपना टारगेट रख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर कोई प्रॉपर इसको प्रिपरेशन के साथ करता है तो वहां पे सक्सेस रेट उसका काफी हाई हो जाएगा, और वो मूवमेंट को ना पूरे मूवमेंट का एक 80% पार्ट तो वो पकड़ सकता है आराम से। उस केस में ये नहीं होगा कि ये स्टॉक 8% चला गया, ओ काश मैं ऐसा पकड़ लेता, काश मैं ऐसा कर लेता। ये काश वर्ड ना उनके साथ आता है एक्चुअली जो पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। अगर किसी ट्रेडर को पता है ना वो क्या कर रहा है, तो वहां पे वो कंफ्यूजन नहीं होती क्रिएशन। जैसे इंडियन होटल्स का ट्रेड था, वो 8% अप गया था, तो वो अगर ट्रेडर को पता ही नहीं है वो 8% अप जा सकता है, तो वो उसको ना उसी रेंज में प्ले करेगा, वो 1-2% उसको कैच करेगा और एग्जिट हो जाएगा। फिर वो बाद में कमेंट्स आते हैं ना कि ये 7-8% अप चला गया, इसको मैं होल्ड करता। वो आप होल्ड कर ही नहीं सकते थे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो इतना अप जाएगा। वो तो फिर आपको पहले से प्रिपरेशन अगर आपकी है तो आप कर सकते हो। और वही चीज मैं आपको बता रहा था कि क्यों ये बड़े मूव्स आते हैं, इसका रीजन क्या होता है। ठीक है, तो सीमेंस में मैंने देखा तो एक एक पार्ट तो आपका ये हो गया कि ये रेंज बनी हो, ये रेंज वाले हो और कहीं डिमांड जोन से, और इसके बाद इसने क्या बनाया था, एक बुल फ्लैग बनाया था उस। तो इस टाइप के पैटर्न्स में एक तरह से मूवमेंट अच्छा रहता है, क्योंकि मूवमेंट आने का ना, मूवमेंट वहीं वहीं पे आएगा, या तो वो स्टॉक कुछ अच्छा अप ट्रेंड में मोमेंटम में चल रहा हो, या कहीं डिमांड जोन के आसपास हो और वहां रेंज बना के कुछ वो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में कुछ टाइट रेंज बना के वो वहां से स्टॉक निकल रहा हो। टाइट रेंज का भी देखो मीनिंग यही होता है कि कहीं टाइट रेंज इसलिए बनती है कि या तो वहां पे सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए हैं और कहीं ना कहीं वो चार्ट अब कोशिश कर रहे हैं रिवर्सल की, और उसके साथ अगर ड्राइड अप वॉल्यूम भी है, मतलब वॉल्यूम ड्राइड अप है, रेंज नैरो बन गई है, तो फिर वहां उसके बाद कंफर्मेशन हो जाता है। तो इसको हम क्या पकड़ेंगे कैसे, इसके लिए फिर हमें वही अपना स्कैनर को यूज करना पड़ेगा कि टाइट रेंज वाले स्कैनर।
को हम देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको स्टॉक्स ये कुछ मिल जाएंगे और कोशिश यही करनी है कि जो स्टॉक्स आप उसको लो टाइट रेंज वाले भी, तो वहां पे क्या है कि स्टॉक को ना मूव करने के लिए भी जगह होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉल आया तो यहाँ कोई एज सच कोई बहुत रेजिस्टेंस नहीं है, तो स्टॉक यहाँ से अगर निकलता है तो एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा देख रहे हैं इस जगह पे, तो एटलीस्ट यहाँ तक का तो इसका मूवमेंट था। ठीक है, तो यहाँ हम थोड़ा सा इसको एक सप्लाई जोन यहाँ बना हुआ है, बट अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बना के इसको भी ब्रेक करता है ना तो ये अपसाइड का टारगेट देगा। ऐसा ये डब्ल्यू बना हुआ है, ये 1 2 3 पैटर्न। हिंदुस्तान कॉपर भी मोस्टली आज ये सारे स्टॉक्स ना अपने अपने एक डिमांड जोन के आसपास ही थे और सब में मोस्टली रेंज ही बनी हुई थी। यहाँ भी रेंज बनी हुई है, ये डिमांड जोन है, इसी जगह से ये प्राइस अपसाइड गया है। सर इसको पोजिशनल कैसे बाय करेंगे आप? इस चीज को BTST वगैरह कैसे बाय करेंगे आप? अच्छा, वो स्विंग वगैरह पोजिशनल के लिए, हाँ, इसको मतलब पोजिशनल के लिए। पोजिशनल के लिए अगर किसी भी स्टॉक को बाय करना है ना, देखो उसमें भी दो केस है कि देखते हैं कि जैसे सीमेंस था, जब या इसी का ही ले लेता हूँ चलो एग्जांपल। पोजीशन के लिए ना हमें दो चार चीजें फिर कंफर्मेशन चाहिए होती है। एक तो निफ्टी का कंफर्मेशन चाहिए होता है, तो अगर निफ्टी का कंफर्मेशन है तो वेल एंड गुड है, और या फिर स्टॉक के सेक्टर का जो हम उसमें कंफर्मेशन देखते थे वो कंफर्मेशन अगर हो तो एक अच्छा वेल एंड गुड है। तीसरा ये है कि कुछ बेस वेस बना के कुछ ब्रेकआउट वगैरह या कुछ ऐसा कुछ पैटर्न वगैरह बना हो या अपने डिमांड जोन के आसपास हो कहीं, तो वो हम देख सकते हैं। तो ये हिंदुस्तान कॉपर अपने डिमांड जोन के पास था और यहाँ पे क्योंकि ये बाइंग बन रही है और इसका इस अगर इस केस में इसको लेंगे ना अभी, तो ये फिर टोटली क्या रहेगा कि निफ्टी में स्ट्रेंथ है और डिमांड जोन के पास आसपास कहीं स्टॉक है, तो उसमें फिर हम पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए तो वही जो हम स्विंग के लिए देखते थे ना, तो यहाँ पे मेटल स्ट्रांग है या नहीं है वो थोड़ा पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई ऐसा स्टॉक ले लो जहां कुछ मतलब कुछ उसके साथ ना जैसे स्ट्रेंथ बनी हो, जैसे आप पेट्रोलियम वाला हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, क्योंकि अभी रिसेंटली विंडफॉल टैक्स की न्यूज आई थी तो वो आप देख सकते थे, यहाँ एक बेस बना हुआ था। या फिर ये अच्छा होता ये वाला पैटर्न जो ऑलरेडी जिसने ब्रेक कर दिया है, ये कैरी फॉरवर्ड के लिए अच्छा होता, क्योंकि यहाँ ना हमें कंफर्मेशन मिल गया, एक बेस बना हुआ है सीमेंस में और फ्राइडे को इसने ब्रेक कर दिया था, यहाँ मोमेंटम आया, उसके बाद ना ये पुल बैक आ रहा है, मीन्स ये एक ना बुल फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रहा है। तो ये ज्यादा बेटर रहता अगर हम कि BTST अगर हमें लेके जाना है ना, तो जहां पे अगर कंफर्मेशन मिल जाए ना कि नेक्स्ट डे ये अपसाइड जा सकता है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है और फिर ये एक कॉन्ट्रैक्शन आया, तो यहाँ हम कहीं बाय कर सकते हैं। इसमें एक और चीज है कि एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम उसमें लगाते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, कि बिगर द बेस हायर इन स्पेस। तो सेम कॉन्सेप्ट ना आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम में भी लगा सकते हो, एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी आप लगा सकते हो, क्योंकि
एक हम शॉर्ट पीरियड के लिए ले रहे हैं, हम कोई इसको 100% गेन के लिए तो नहीं ले रहे, ठीक है। तो उसमें अगर कोई बेस वगैरह बन के कुछ ब्रेकआउट वगैरह जा रहा है ना स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ, वो आपके बीटीएसटी और या स्विंग के लिए वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसने बेस तो ब्रेक किया ही है, बट इसके कैंडल्स भी अगर देखोगे ना बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और जहाँ ये पुल बैक हो रहा है ना, जो भी हमने जितना भी वो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे स्विंग में, वो ही अप्लाई हो रहे हैं। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्ट्रेंथ हमें शो हुई, और जब ये पुल बैक कर रहा है ना, तो यहाँ पे कोई ज्यादा बियर्स की स्ट्रेंथ नहीं है। ये वैसे भी ना इजीली पता चल जाता है आपको, क्योंकि कोई भी अगर स्टॉक किसी भी दिन एंड में कोई अच्छी क्लोजिंग वगैरह दे रहा है एफएनओ का, तो उसको आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हो कि कहीं बेस वगैरह ब्रेक किया है या क्या पैटर्न वगैरह बना रहा है। जैसे अगर इसमें हम देखें तो अगर इसको हम लेके जाते तो ये इसको आराम से हम लेके जा सकते थे। प्रॉपर एक बेस ब्रेक किया है इसने, और इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, और फिर ये वापस एक रेंज बना रहा है, ठीक है। एक तरह का बुल फ्लैग बना हुआ है ये। तो इसको हम लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें ना कंफर्मेशन एक तो इस पैटर्न की भी हो गई, दूसरा मार्केट कंडीशन भी इसके साथ स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम लेके जा सकते हैं। और अगर मार्केट अच्छा चल रहा है ना, जैसे मार्केट ही अच्छा है, और उसमें उसमें तो फिर हम कोई भी अगर ट्रेंडिंग स्टॉक होता है, जो ट्रेंड ट्रेंड में चल रहा होता है, या कोई किसी का सेक्टर स्ट्रांग होता है, तो उसको हम वहां पे हम बीटीएसटी या उसमें ट्राई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक था जैसे डिक्सन था, तो जब मार्केट अच्छा था तो ये काफी चांस देता था। तो ऐसे ना काफी स्टॉक्स होते हैं जो आपको अच्छा अच्छा चांस देते हैं। जैसे ये था, तो उसमें क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भी आपका जिस भी पोजीशन पे या जिस लोकेशन पे आपका रिस्क सबसे मिनिमल हो, तो वहां पे आप इसको देख सकते हो। जैसे ये, क्योंकि कोई भी स्टॉक ना कुछ एक रेंज में चलता है, तो ये भी एक ऐसी रेंज में अच्छे से मूव हो रहा था, ठीक है। तो कहीं पे भी ये, जैसे इस जगह पे इसने एक कॉन्ट्रैक्शन वगैरह ये किया था, ठीक, तो यहाँ कहीं हम बाय कर सकते थे इसको। मतलब एक तो ये अपने चैनल सपोर्ट पे आ गया जहां से ये बार बार अपसाइड जा रहा है। दूसरा, इसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ये पहले बनाई थी 4 नवंबर, फिर एक इनसाइड बार। और अगर आप इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देखोगे ना, तो देखते हैं, देखो ऐसा कुछ पैटर्न मिल जाएगा। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में इसको जाके देखते हैं। ये है, ऐसा कुछ बना हुआ था यहाँ पे, ये फॉल आया था, प्राइस अपसाइड गया, फिर यहाँ ना रेंज, एक रेंज बना हुआ था यहाँ, ठीक है। क्या हुआ, किसी का कुछ था? नहीं। तो इस केस में इस केस में हमें कंफर्मेशन नहीं मिला, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये कंफर्मेशन हमें नेक्स्ट डे ही मिला है, इसको नहीं लेके जा सकते थे। मींस हमें अगर जहाँ कंफर्मेशन मिल जाता है ना, वो ज्यादा बेटर रहता है। ये एक बेस तो बना रहा है, बट नेक्स्ट डे इसका कंफर्मेशन मिला है, ठीक है। ये नहीं आएगा रडार में, इसको तो फिर इंट्राडे वगैरह ही कर सकते थे।
वो ज्यादा बेटर रहता। दूसरा क्वेश्चन भी आप डब्ल्यू ढूंढ रहे हैं ना? नहीं मतलब कोई बेस हो, जैसे वो बेस का हाँ रेंज ब्रेकआउट हो। हाँ बेस का ब्रेकआउट हो, मतलब मीन्स वो अपने रेंज से तो बाहर निकल जाए। हाँ राइट है सर। तो हाँ ये है, मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके ना, जैसे ये सीमेंस में था ना, ये जैसे ये इसका ये बेस बना हुआ है, ठीक है, 30 मिनट्स का चार्ट लिया मैंने, मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम में। अब इसने ना ब्रेक ब्रेक कर दिया इसको, ठीक, और ये पुल बैक करने भी आ गए उसी जगह पे जहाँ पे जो बेस ब्रेकआउट, तो इसमें आप देख सकते हो इस टाइप के चार्ट्स में। और जो हम कंटिन्यूएशन पैटर्न्स और स्विंग में करते हैं ना, ऐसा कुछ बना और यहाँ पे कुछ या तो पोल एंड फ्लैग वगैरह वाला, मतलब कोई हमें ना बुलिश पैटर्न भी चाहिए उसके साथ। कंटिन्यूएशन पैटर्न जनरली ये सबसे ज्यादा बुलिश ही होते हैं, फ्लैग पैटर्न और ये क्योंकि बेसिकली उसका फंडा यही होता है कि एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया, एक थोड़े से टाइम के लिए एक कंसोलिडेशन हुआ और वो फिर कंटिन्यू होता है। तो हमारा एम क्या है उसमें, हमारा एम ये है ना कि हमें फास्ट मूव चाहिए। तो फास्ट मूव के लिए हमें जो पैटर्न्स है ना वो भी फास्ट वाले ही ढूंढने पड़ेंगे, हम उसमें स्लो वाले कोई पैटर्न नहीं देख सकते। और हमारी कोशिश यही होगी कि जो प्राइस है ना उसको मूव करने के लिए ज्यादा कहीं यहाँ पे कोई रुकावट ना हो, मतलब कोई यहाँ पे कुछ ऐसा ना हो कि बायर सेलर के बीच में कुछ फाइट ज्यादा हुआ हो। तो जब ये सब रहता है ना, क्योंकि अगर एक इनिशियल एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहता है तो वो मोमेंटम ना कंटिन्यू भी होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ हमें इस पार्ट में। अब हमें क्या चाहिए, वही ये चाहिए कि वो जो जहाँ पे मोमेंटम आ रहा है वो थोड़ा सा फिर अ, हमें चाहिए कि प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करे, कि प्राइस थोड़ा ना जो मोमेंटम है उसको स्लो करे। और उस स्लो स्लो जब स्लो हो जाता है मोमेंटम तो वहां पे हम उसको बाय कर सकते हैं, फिर वही कंटिन्यू चला जाता है उसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ना हम कंटिन्यूशन को ही प्ले कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ हमें मिल जाता है, ठीक है, तो वहां पे हम अपना ट्रेड को देख सकते हैं। या फिर अ, या फिर एक और इसमें कॉन्सेप्ट है, जैसे ये सब हम ना ब्रेकआउट में भी हम पढ़ते थे। तो या तो ये हो, या फिर अगर बेस बन रहा है और टाइट रेंज बन रही है वो ब्रेकआउट के आसपास, जैसे इसका ये कमेंस में ना ये ब्रेकआउट जोन ये है, ठीक है, तो यहाँ पे है ना काफी टाइटनेस, टाइट वाली रेंज बनी हुई है। और इसको अगर मैं डेली चार्ट में जाके देखूंगा ना तो ऐसा कुछ बना हुआ था, यहाँ पे बायर्स थे इसी जोन में। और ये काफी दिनों का ये एक रेंज में ही चल रहा है ये चार्ट, ठीक। तो कहीं अगर ये अपने ब्रेकआउट के आसपास हो ना और ऐसा कुछ टाइटनेस हो गया तो वहां भी आप देख सकते हो इसको। और ये कंफर्मेशन ना आपको 30 मिनट्स में जाके एक बार चार्ट देखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि कहाँ पे ये कुछ रेंज वेंज बना हुआ है। तो इसके बाद अगर आपको टाइटनेस वगैरह शो होती है वहां पे आप देख सकते हो। बट जो ज्यादा कंफर्मेशन वाला पैटर्न है ना, वो क्योंकि सीमेंस ने कंफर्मेशन दे दिया था, तो यहाँ ये ज्यादा बेटर पैटर्न है और ये ज्यादा बेटर सेटअप है। तो ऐसे काफी सेटअप्स मिलते हैं जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे एबीबी में था, तो एबीबी में ऑलरेडी क्या था, ये अपने ना ब्रेकआउट जोन के पास था और ये प्रॉपर ना ब्रेकआउट जोन के पास ये राउंडिंग बॉटम बना हुआ है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में हम जाके देखते हैं ना तो हमें कुछ ऐसा ऐसा कुछ समझ में आता है कि इसने कहीं अपने ना किसी एक जोन से अपना ये रिवर्सल ले रहा है। तो ये अपना इस ब्रेकआउट जोन के पास है, तो वहां हम देख सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली हम स्टॉक्स में ट्रेड करते थे, बट कंफर्मेशन अगर आपको जाना है, प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए,
तो फिर सीमेंस वाला पैटर्न सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसने ब्रेक भी कर दिया और रिटेस्ट के लिए भी आया था, और बाकी सारे अपने ब्रेकआउट जोन के आसपास थे। एक तो देखो ये एग्जांपल हो गया, और मैं आपको बताता हूँ इंडियन होटल्स। एफएनओ में ना एक एक और बेनिफिट है। आप जैसे हम क्या होता है कि हम पूरे स्टॉक्स में सभी स्टॉक्स को हम ट्रैक करते हैं ना, कि उनके रिजल्ट्स कैसे आए हैं, और क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, और क्या सेल्स रहे, क्या रेवेन्यूज रहे। तो एफएनओ में क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स ही कम होते हैं, और जिनके रिजल्ट्स वगैरह आपको अच्छे आते हैं, तो वो भी नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको पता चल जाते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा बड़ी लिस्ट आपको मेंटेन करने की नीड नहीं है। तो ये स्टॉक्स ऑटोमेटिकली अगर कभी बाइंग रेंज में आ जाते हैं, तो वो स्टॉक्स हमेशा एक अच्छे स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा रहता है, और वहां पे हमें काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। अब ये वाला पार्ट था कि एक्चुअली हुआ क्या था कि इंडियन होटल्स का रिजल्ट काफी अच्छा आया था, और ये ऑलरेडी ना, ये बियरिश मार्केट में भी ना ये स्टॉक बुलिश था। अगर इसको जैसे मैं डेली टाइम फ्रेम में देख रहा हूं, तो बियरिश मार्केट में भी ना ये स्टॉक बुलिश था। ठीक है, मूविंग एवरेजेस अपसाइड में ट्रेंड कर रहे थे। ठीक है, इसने एक अच्छा सा पैटर्न बनाया था यहाँ पे, ये एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, इसको ब्रेक किया, फिर इसको ये रिटेस्ट करने आया, इसको इसने यहाँ पे ब्रेक किया था, ये रिटेस्ट करने आया था। तो यहाँ पे हम इसको बाय कर सकते थे। जब ये रिटेस्ट करके इसने ब्रेक किया है ना, यहाँ बाय कर सकते थे इस वाले कैंडल पे। उसके बाद इसका मूवमेंट देखो आप। तो मेरा कहने का मतलब है, चाहे वीक में एक ट्रेड लो या 2 वीक्स में अगर कोई ऐसा अच्छा स्विंग ट्रेड मिल रहा है, चाहे वो लो, वो एक ही ट्रेड आपको ना कवर करके दे देगा सब कुछ, सिंगल ट्रेड। क्योंकि अगर कोई फ्यूचर ऑप्शन एफएनओ में अगर ले रहे हैं ना कंफर्म के साथ, तो कंफर्मेशन के साथ, तो उसका 9-10% काफी बड़ा मूवमेंट हो जाता है। अभी ये यहाँ से 10% अप गया है। और इसमें क्या हुआ है, ये अच्छा सा बेस बना हुआ है ऑलरेडी, ये अपसाइड में है, और हम एक पैटर्न पढ़ते थे बेस ऑन बेस। तो अगर ये आप एक ना इसको छोटा सा बेस ले सकते हो, या ये आप देखो कि अगर वो रिटेस्ट करके जा रहा है, मतलब वापस पुल बैक करके फिर एक अच्छी सी क्लोजिंग दे रहा है, तो वहां पे वो जो स्टॉक्स होते हैं वहां काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो ये यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ थी इसमें। तो मींस अगर अपॉर्चुनिटीज अगर आप देखोगे तो मिल जाती हैं। थोड़ा सा क्या है कि पेशेंस रखना पड़ता है, और थोड़ा अगर आप उसको देखोगे तो वहां पे अगर वहां हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो ये भी एक अच्छा ट्रेड था। ठीक है, और भी मैं दिखाता हूँ आपको। इनको ना आप आरएस के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ जो इंडियन होटल्स है उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ निफ्टी के ऊपर ही था। तो आरएस से भी हम स्टॉक एज में जाके वहां फाइंड कर सकते हैं, वहां फिल्टर है कि आरएस वाले स्टॉक्स और फ्यूचर्स एफएनओ वाले स्टॉक्स को ही देखना है, तो वो हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग आरएस वाले स्टॉक्स को आप देख सकते हो। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स होते हैं। अभी क्या है कि मार्केट अच्छी हो रही है, तो अब तो ये मिलेंगी, इस टाइप के स्टॉक्स काफी मिलेंगे। वहां पे किसी को एफएनओ में लेना हो तो वो ले सकता है।
इसमें हम हैज भी कर सकते हैं, हैज के साथ जाना हो हैज के साथ जा सकते हैं। अगर वैसे ही आप जाने में कैपेबल हो और आप ले सकते हो उसको, आपको कोई इशू नहीं है, तो आप वैसे डायरेक्ट भी जा सकते हो। बट हाँ, वो आपको थोड़ा रिस्क आपको कैलकुलेट कर लेना है। बट जनरली क्या होता है कि बुल मार्केट में प्रॉब्लम नहीं होती है। वो तो जब मार्केट का ट्रेंड आपके अगेंस्ट होगा ना, तो वहां पे अच्छे अच्छे सेटअप्स भी फेल हो जाते हैं। बट जब मार्केट का ट्रेंड ही आपके साथ है तो फिर जनरली प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप कोई बहुत बड़ी गलती ना कर रहे हो या कुछ ब्लंडर ना कर रहे हो, तो मार्केट का ट्रेंड आपके फेवर में आ जाए तो तब आप आराम से प्ले कर सकते हो। अशोक लेलैंड का भी देखो, अगर क्या था कि अब ये अप ट्रेंड में तो नहीं था, बट इसने डाउन ट्रेंड को ब्रेक किया था। ये एक पैटर्न बना रहा था, तो इस वजह से ये ना मेरे रडार में था। आपको ना अगर प्रॉफिट अच्छा चाहिए तो आपको ना स्टॉक को थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा। मीन्स आपने देखा, आपने उसको अपने लिस्ट में डाल लिया, थोड़ा सा उसको ट्रैक किया और उसको मार्किंग वगैरह करके रख लिया कि अगर ये यहाँ पे जैसे सपोज, या फिर आपने उसको देख लिया कि ये इस दिन इसका स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया है और ऑलरेडी इसमें एक अच्छा सा पैटर्न बना हुआ है रिवर्सल। ये बेसिकली ना रिवर्सल पैटर्न का स्टॉक था। ये एक यहाँ पे फॉल हो रहा था, इसको इसने ब्रेक किया और ये यहाँ पे एक इसका ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, पैटर्न ये एक तरह से हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना रहा था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे ये एक रिजेक्शन हुआ, दोबारा रेंज बना, यहाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो ये क्या था कि ये ना आप इनिशियल जो ब्रेकआउट से पहले का बाय है, मतलब प्री ब्रेकआउट, तो आपने ना ब्रेकआउट से पहले ही इसको बाय कर लिया। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन ट्रेड होते हैं क्योंकि एक पैटर्न भी अच्छा बना हुआ है, रेंज बना के इसको ब्रेक किया था इसने। स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर जाके देखो, स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ बना हुआ था ये। थर्टी मिनट्स में ऐसा कुछ ये बेस वगैरह बना हुआ था। बेस का ब्रेकआउट नहीं हुआ था बस, बट उसका ये वाला पार्ट नहीं ब्रेक हुआ था, बट ये सब यहाँ से ब्रेक होके ये रेंज फॉर्मेशन था। उसके बाद ये अपसाइड एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया इसने। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं। अभी थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे तब अच्छा आपको समझ में और आएगा। तो बेसिक जो फंडामेंटल होता है ना, तो बेसिक हमें यही देखना होता है कि स्ट्रेंथ क्या है, सप्लाई डिमांड क्या है। अगर सेफ साइड चलना है, आपको बहुत चीजें समझ नहीं आ रही, तो जैसे इंडियन होटल्स का स्टॉक था, तो उस टाइप का वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न है, उसमें आपको कुछ नहीं करना ज्यादा। वहां से ब्रेक हुआ, दोबारा से रिवर्सल लिया, फिर दोबारा अपसाइड कैंडल क्लोज हुआ एक स्ट्रॉन्ग, तो वहां पे आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो बेसिकली क्या क्या चीजें हो गई हमारे पास। अगर सबसे बेस्ट कंफर्मेशन वाला चाहिए तो आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देख लो, और आप वो अपसाइड ट्रेंडिंग स्टॉक हो जैसे इंडियन होटल्स था, तो वो आप देख सकते हो। वहां पे कुछ अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वगैरह आता है और रिटेस्ट के बाद वो जा रहा है, तो वहां पे हम उन स्टॉक्स को हम देख सकते हैं। इसका रीजन यही है कि वो स्टॉक में ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ को चेक करना है। कैंडल्स को ध्यान देना है कि कैंडल्स कैसी है। ठीक है,
और अगर या फिर दूसरा कुछ पार्ट होता है, वो होता है कैटलिस्ट। तो कहीं कैटलिस्ट अगर कुछ अनाउंस होता है कि कुछ वो इंडस्ट्री को थोड़ा चेंज कर सकता है या उसका इम्पैक्ट आ सकता है, जैसे अभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम और ये इन सब के लिए विंडफॉल टैक्स यहाँ पे हट गए, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट है। ठीक है, फोर्थ हो गया, फोर्थ कैटेगरी की आपने क्वार्टरली रिजल्ट्स और ऐसा ईयरली रिजल्ट्स को आप फॉलो कर रहे हो, और वो आपने नोट डाउन, मतलब आपने लिस्ट बना रखी है कि ये 180 स्टॉक्स में से ये स्टॉक्स हैं जिनके क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट्स अच्छे हैं, और आपने एक सेपरेट लिस्ट उसको मेंटेन कर रखा है। बस अब उसी स्टॉक्स में कुछ जैसे कोई सेटअप्स बनता है या कुछ एक अच्छे बाइंग जोन के पास आते हैं, या कुछ कोई भी हमारा इनसाइड वार टाइट रेंज इस टाइप का सेटअप बनता है, या कोई बेस का ब्रेकआउट वगैरह होता है और उसको पुल बैक करके वो दोबारा, तो वो आप वहां पे भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पे रिजल्ट अच्छा होता है, और तो वो स्टॉक्स की परफॉर्मेंस भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहां पे अच्छी ही होती है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, और काफी एकदम परफेक्शन के साथ चाहिए तो अभी अब हम और भी चीजें इसमें देखेंगे कि कैसे एकदम परफेक्शन के साथ आप इसको कैच कर सकते हो, और क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती है। तो उस केस में आप बिल्कुल एक परफेक्शन के साथ उसको ले सकते हो। और अगर हाँ इंटरडे भी अगर आप करते हो, और थोड़ा सा अगर आप इसी पे ही फोकस कर लोगे, सिर्फ इन्हीं चीजों पे, तो भी आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मींस एक एक सेटअप और एक कुछ फोकस स्ट्रेटेजी ही आपको बहुत प्रॉफिट दे देगी। तो ऑफ कोर्स प्रिपरेशन का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उसमें फिर आप प्रॉपर पूरा ट्रेड ऑलमोस्ट 80% तो पकड़ ही लोगे उसका पार्ट, क्योंकि वो आपने स्टडी किया होगा और आपके रडार में होगा। तो वहां ऐसा केस नहीं होगा कि ये 7-8% अप चला गया तो मैं एक 1% या 2% पे निकल गया, तो वो फिर नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, और थोड़ा उस केस में ना डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आप जो स्टॉक ले रहे हो वहां सब कुछ कंफर्म्ड है। तो रैंडमली आप ट्रेड नहीं रहेगा, तो वहां पे ऑफ कोर्स वहां पे कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहता है, और आप वहां प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट कर सकते हो। और अब थोड़ा मार्केट अब थोड़ा स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, तो अब एफएनओ के स्टॉक्स मिलेंगे काफी, तो वहां हम देख सकते हैं। बाकी हाँ, जो हमने ओआरबी स्ट्रेटेजी अभी स्टार्टिंग में की है, क्योंकि वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है, तो कोशिश यही रखनी है कि स्टॉप लॉस छोटा हो, और फिर बस अपना स्टॉप लॉस छोटा लेके आप उसको ट्रेड कर सकते हो, और इमोशंस नहीं रखने, जहाँ स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा है अपना एग्जिट हो गए। इसी वजह से वो स्टॉप लॉस उसमें छोटा देखना है, कि छोटा जहां बन रहा है ना वो ज्यादा बेटर है। और अगर बड़ा कैंडल भी है तो उसका जो हम हाफ तक लेते थे, या 1 मिनट का चार्ट लगा लो आप, 1 मिनट के चार्ट में पता चल जाएगा आपको उसमें कहाँ स्टॉप लॉस बन रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, उनको आप देख के आप कर सकते हो। बाकी थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे तो और क्लैरिटी होती चली जाएगी आपको। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ मनु ब्रो, एक बार एफकॉन देखेंगे क्या? एफकॉन पड़ा है क्या आपके पास? नहीं नहीं, आईपीओ अभी उसमें ब्रेकआउट आया उसमें, मतलब थोड़ा सा मेरे को तो मिला ही नहीं था अच्छा, आज, ऊपर वाला सर ये। हाँ इसमें आज एंट्री थी, अगर इसको ट्रैक कर रहे थे तो ले सकते थे आप। मैं आज तो मैं ट्रैक ही नहीं कर पाया सर, बट इसका बेस बनाया था उसने। तो मैं अभी ये जैसे पुल बैक करेगा थोड़ा बहुत तो फिर कभी बन सकती है क्या? हाँ पुल बैक करेगा तो ले सकते हो।
क्योंकि एक अपसाइड मूवमेंट, ये बेस बना है, इसको तो ब्रेक थोड़ी किया है। हाँ हाँ छोटी सी रेंज भी बनाया था ब्रेक के पास। हाँ, तो पुल बैक करेगा, पुल बैक या यहाँ रेंज बना के फिर ब्रेकआउट देता है तो ले सकते हो। हाँ और एक और था, क्योंकि ऐसे ही ना एक स्टॉक था ये इनोवा कैपटैप, अब ये पता नहीं ग्रुप में डाला तो था, अब लिया किसने नहीं लिया या इसको होल्ड किया वो मुझे नहीं पता, बट इसको इसका रिजल्ट भी अच्छा था और न्यू स्टॉक था, तो ये यहाँ पे मैंने बोला था कि ले लो इसे इस जगह पे, तो तब से इसने ये ब्रेक करके ये काफी अपसाइड चला गया। खैर ये तो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड था, कुछ हेल्थ केयर से। 80-85% अप है। बट अभी क्या है कि मेरा ना स्टॉक्स, मतलब मैं तो खैर अभी पर्सनली नहीं देख रहा ज्यादा, तो उसका रीजन यही है ना, अभी क्रिप्टो में इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स आ रहे हैं तो क्रिप्टो ज्यादा कर रहा हूँ मैं। नहीं मैं एक्चुअली थोड़ा हैबिट बनाया है, जैसे वो डैशबोर्ड है ना अपना, आपने एक डैशबोर्ड शेयर किया था एटलस वाला टॉप हाँ 10, हाँ हाँ हाँ। वो रेफर करता हूँ शाम को आके ऑफिस से। अच्छा तो उसमें ये दिखा मुझे, और इसमें अच्छा। तो हाँ जैसे हाँ वो, उसने उसने ब्रेक तो किया है वो एफकॉन्स ने ना। इसलिए मैं हाँ पूछा अगर कोई अपॉर्चुनिटी होगी उसमें आई तो फिर देख सकते हैं। हाँ देख सकते हो, लेकिन अ, वो आपकी चॉइस है कि मतलब मूव तो आएगा, बट नहीं मैं मतलब आप देख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं, नहीं है। नहीं आप मैं आप चॉइस नहीं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ इसमें, अगर जैसे स्टॉप लॉस भी है तो ये ग्रीन कैंडल का नीचे ही रखना पड़ेगा ना। नहीं, वो स्टॉप लॉस का इशू आप हटा ही दो ना, पहले आप इसको रिटेस्ट करके फिर जाने दो, तो जो रिटेस्ट वाला जो लो होगा ना वो आपका स्टॉप लॉस होगा। अच्छा अभी तो इसको लोगे भी कहाँ, अभी इसने ब्रेक कर दिया है, अभी तो अगर ये देख, कल एक और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दी तो फिर तो वैसे ही नहीं आ पाएगा ये। हाँ या तो फिर आप इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके लो कल मॉर्निंग में, ठीक है, और उसके लिए फिर आपको ओपन माइंडेड भी रहना पड़ेगा कि अगर ये यहाँ तक कहीं पुल बैक भी करता है तो आप इसको होल्ड करोगे, क्योंकि इतना तो ये कर सकता है, अगर पुल बैक भी किया तो वापस इसी रेंज में आके फिर अपसाइड जाए, जनरली ऐसे करते हैं ये स्टॉक्स। अच्छा नहीं मैं तो सिर्फ देख के पूछा था, हम्म। तो ठीक है सर, थैंक यू, बस यही क्वेश्चन था एक। चलो सही है। सर आपके दिल्ली में हूँ मैं आज। हाँ आपके दिल्ली में हूँ मैं। अच्छा, आप दिल्ली आए हुए हो, कहाँ पे हो आप? मैं ये इधर सिंधु बॉर्डर पे, जीटी करनाल रोड पे। अच्छा अच्छा, सिंधु बॉर्डर रोहिणी के पास में हो आप? हाँ रोहिणी की, हाँ वो अच्छा, वो माउंटेन बता रहे रिसोर्ट थे में ना, वहाँ है। हाँ हाँ वहाँ है, मैं मैरिज में सर। रिलेटिव्स की मैरिज है। नहीं वो हमारे एजेंट्स वगैरह की है, अच्छा 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 इसलिए अच्छा। समझ, हाँ सर। चलो बढ़िया है बढ़िया है। तो आप फिर कब जा रहे हो वापस आप? बस कल चले जाएंगे वापस सर, आज ही आया, ओहो, कल चले जाएंगे। अच्छा। अगर टाइम होता तो फिर देख सकते थे। हाँ वो कल सर रनिंग मार्केट है आपका भी, तो फिर मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आएंगे सर संडे वगैरह हाँ को। चलो, आज करेंगे अच्छा जरूर। है कि आप आए और आपने फिर भी क्लास अटेंड की, बढ़िया हाँ है। सर। ये तो अच्छी बात है। चलिए, ठीक है सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट। सर एक बार नेचुरल गैस देखना। अरे नेचुरल गैस हुआ नहीं तुम्हारा भी? नहीं सर, मेरा तो नेगेटिव चला गया आज। वो तुमने उसको देखा ही नहीं हुआ, इसको मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग को मैं वो कर देता हूँ।